पहली बार रक्त के धुंध में कदम रखते हुए दोनों बुजुर्ग बेहद घबराए हुए थे। सौभाग्य से जब वे पहुंचे तो सड़क पर मौजूद उत्परिवर्ती मिंग फैन और लू जियाकी को पहले ही साफ कर दिया गया था और वे नीचे तक पूरी तरह सुरक्षित रहे। चूंकि बिजली व्यवस्था अभी भी चालू थी, इसलिए मिंग फैन दोनों बुजुर्गों को लिफ्ट के माध्यम से सीधे अपने दरवाजे तक ले गया। मिंग फैन का घर देखकर दोनों बुजुर्ग दंग रह गए। गर्म और साफ, कोई फफूंद नहीं, हवा में अब नमी नहीं है और कोई दुर्गंध भी नहीं है। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि रक्त की धुंध आने के बाद सबसे अपरिहार्य चीज नम हवा और सर्वव्यापी दुर्गंध है। उस तरह की बदबू को रोका नहीं जा सकता, चाहे आप ऊपरी मंजिल तक पहुंचकर खिड़कियों को सील ही क्यों न कर दें। उन्हें इतने लंबे समय से इतनी ताजी हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिला था। ये तो सपने जैसा है। शेन यानरान भी चौंक गई। बूढ़े मिंग फैन, क्या मुझे मतिभ्रम हो रहा है? मैंने एक स्व परिसंचारी वायु निस्पंदन प्रणाली स्थापित की है। इतना ही नहीं, मेरे पास एक जल स्रोत परिसंचारी निस्पंदन प्रणाली भी है। पानी का उपयोग इच्छानुसार किया जा सकता है, जिससे 24 घंटे गर्म पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। सारा पानी 3 बार फिल्टर किया गया है और इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या हानिकारक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। इसे सीधे पिया जा सकता है। बेशक 24 घंटे चलने वाला स्वचालित तापमान समायोजित करने वाला वाटर डिस्पेंसर भी है। जिन्हें मिनरल वाटर पसंद है वे उसे पी सकते हैं। दूसरी मंजिल पर कई अतिथि कक्ष हैं। आप और मैं रहने के लिए उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। उन सभी में स्वतंत्र रसोईघर और बाथरूम हैं, जहां आप टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं। हवा का संचार, पानी का संचार और नहाने के लिए 24 घंटे गर्म पानी। शेन यानरान और दोनों बुजुर्ग चौंक गए। आजकल बाहर के जल स्रोत लंबे समय से प्रदूषित हैं और पीने योग्य पानी बहुत कम है। मिंग फैन के पास नहाने के लिए अतिरिक्त पानी है। क्या लोग सचमुच इसी तरह जीते हैं? मिंग फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक मेरी भी एक गुजारिश है, यानी मेरे पास यहाँ कई राज हैं। मेरी अनुमति के बिना मैं आशा करता हूँ कि दोनों बड़े बुजुर्ग निश्चिंत होकर कमरे में रहें और इधर उधर बेवजह न घूमें। बिल्कुल आवश्यक। दोनों बुजुर्ग कृतज्ञता के आंसुओं से भर उठे और अब अगर मिंग फैन उन्हें कैद करना चाहता था तो भी वे ऐसा करने को तैयार थे। बाहर की तुलना में ये स्वर्ग है। पिता शेन ने मिंग फैन के हाथों को कसकर पकड़ा और कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए कहा, धन्यवाद मिंग फैन, अब से हमारी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। तुमने क्या कहा? माँ शेन ने पिता शेन को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिंग फैन मेरे साथ यहाँ आओ, चाची तुमसे बात करेंगी। कोने की ओर चलते हुए माँ शेन ने ध्यान से मिंग फैन को देखा। उनकी आंखों में प्यार उमड़ रहा था। मिंग फैन, तुम अपने माता पिता की तरह अच्छे इंसान हो। चाची तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। कुछ देर रुकने के बाद मदर शेन ने मिंग फैन को घूरते हुए कहा, हमारे शरीर जानते हैं कि हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, तो क्या हम आपको किसी बात से परेशान कर सकते हैं? अब से यानरान, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ। मिंग फैन ने शांत भाव से सिर हिलाया। रक्त का यह मिश्रण शरीर को मजबूती प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके कुछ हानिकारक पहलू भी हैं। स्वस्थ लोग इन विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग इस तरह के विनाशकारी प्रभाव को सहन नहीं कर सकते। दूसरे बुजुर्ग को गंभीर बीमारियां थीं और पिछले जन्म में उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। मैं करूंगा। ये 3 शब्द कहने के बाद मदर शेन ने थोड़ी राहत महसूस की। वे निश्चिंत महसूस कर सकते हैं। दोनों बुजुर्गों को उनके कमरे में वापस भेजने के बाद मिंग फैन ने चेन याओ, टोंग लू और सुई यूटिंग को एक दूसरे से परिचय कराने के लिए बाहर बुलाया। अब से आप शांति से रहेंगे और किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। शेन यानरान ने पहल करते हुए अभिवादन किया, नमस्कार बहनों। हालांकि वह यहाँ सबसे बड़ी है, फिर भी वह मिंग फैन का अनुसरण करने वाली पहली व्यक्ति है। लेकिन आश्रय में प्रवेश करने के क्रम से यह स्पष्ट है कि मिंग फैन के दिल में हर किसी का अलग अलग स्थान है। शेन यानरान चीजों को स्पष्ट रूप से देखती है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धी स्वभाव की नहीं है। भविष्य में मिंग फैन के पास अपना खुद का घर होगा तो ये काफी होगा। चेन याओ ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, जब से हम साथ रहने लगे हैं हम सब अच्छी बहनें बन गई हैं, इसलिए हमें इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। बहन आपको धन्यवाद। पतिदेव, मेरे माता पिता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। शेन यानरान ने मुड़कर मिंग फैन को चूमा। उसकी आंखों में प्रेम की दीवानगी मानो छलक रही थी। जब मिंग फैन वास्तव में खुद से प्यार करेगा तभी वह खुद के बारे में सब कुछ स्वीकार कर पाएगा। इसी कारण मैं उसके लिए बैल या घोड़े के रूप में काम करने को तैयार था। मिंग फैन ने शेन यानरान की ओर देखते हुए कहा, दोनों बुजुर्गों के पास ज्यादा समय नहीं है। कृपया ये समय उनके साथ बिताएं यानरान। क्या? मुझे लगता है कि बूढ़ा आदमी स्वस्थ है। चेन याओ और सुई यूटिंग दोनों हैरान रह गईं, लेकिन शेन यानरान और टोंग लू को आश्चर्य नहीं हुआ। शेन यानरान ने अपने माता पिता के शवों को प्रतिदिन सड़ते हुए देखा। पहले तो वह निराशा से भर गई, लेकिन अब उसने वास्तविकता को पहचान लिया है। मिंग फैन ने अपनी मृत्यु से पहले उन्हें एक अच्छा स्थान दिया और यही काफी था। पतिदेव धन्यवाद। इन दिनों आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। कृपया मेरे साथ अधिक समय बिताएं। टोंग लू, आप एक नज़ हैं। अगर यानरान को किसी चीज की जरूरत हो तो आप मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है।
बहन, पहले हम मेरे चाचा और चाची की शारीरिक जांच कर लेते हैं और फिर दूसरे बुजुर्ग को स्नान करने में मदद करते हैं। ठीक है, क्षमा करें बहन। पतिदेव, धन्यवाद। अंततः शेन यानरान अपने आंसू नहीं रोक पाए। मैंने अपनी जिंदगी में कभी गलत इंसान का अनुसरण नहीं किया। शेन यानरान को शांत करने के बाद मेंग फैन मुड़ा और उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत ठंडी पड़ गई। अब समय आ गया है कि कोई खास आदमी तुमसे निपटे। मैं सीधे भूमिगत गराज तक गया और एक बाथरूम खोला। लू जियाकी अंदर व्यस्त थी। भाई मिंग, सब कुछ तैयार है। वो उनके बगल में ली होंग थे। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे, उसका मुंह टेप से बंद था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह आगे बढ़ा और एक झटके में टेप को फाड़ दिया। भाई मिंग, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मुझे नहीं पता था कि शेन यानरान आपकी पत्नी है। अगर आपको पता होता तो मैं 10,000 हिम्मत होने पर भी इस दरवाजे को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए गाय या घोड़े की तरह काम करने को तैयार हूँ। मैं एक जागृतिदाता भी हूँ और मुझमें स्वयं को ठीक करने की क्षमता है। मैं आपके लिए कोई भी गंदा काम कर सकता हूँ। वह फूट फूट कर रोया और डर से उसके चेहरे की मांसपेशियां भी फड़कने लगी। हवा में मछली जैसी गंध फैल गई और स्टूल के नीचे से पानी की बूंदों की लड़ियां बह रही थीं। उसे दरअसल उसी जगह पर पेशाब करने से डर लगता था। ली होंग को ली यानडोंग के सबसे बड़े गुंडे के रूप में जाना जाता है। वह अपने पिछले जीवन में अहंकारी और दबंग था। क्या यही साहस है? मेंग फैन ने उपहास किया, एक चीनी सिगरेट उठाए और काम में जुट गया। उसने ली होंग के सामने टेबल पर एक मोबाइल फोन स्टैंड लगाया और ली होंग का मोबाइल फोन निकाला। खीरे तोड़ने की तरह ही उसने एक झटके में ली होंग की टूटी हुई दाहिनी तर्जनी उंगली को तोड़ दिया। मेंग फैन, तू कमीना है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी हैं और ली होंग का दिल टूट गया है। यहां तक कि लू जियाकी भी कांप उठी। लेकिन उस दृश्य के बारे में सोचे जब मेंग फैन ने एक ही बंदूक से 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार डाला था। ये कुछ भी नहीं है। फोन को अनलॉक करें, कैमरा और फोन की स्क्रीन को ली होंग की ओर करें। तुम क्या करना चाहते हो? ली होंग का चेहरा दर्द से कांप रहा था और उसकी आंखें मानो किसी शैतान को घूर रही हों। मेंग फैन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। लगभग। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया, उसके होंठों के कोने पर एक गंभीर मुस्कान दिखाई दी। क्या तुम जीना चाहते हो? ली होंग पूरी तरह से भ्रमित था। जब आप जी सकते हैं तो कौन मरना चाहेगा? उसने बिना सोचे समझे ही तेजी से सिर हिलाया। मैं ली यानडोंग को फोन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझसे मदद मांग सकती हो और जितना हो सके रो सकती हो। ली होंग को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेंग फैन क्या करने वाली है, लेकिन मेंग फैन ने सचमुच वीडियो पर क्लिक कर दिया। कोई बात नहीं, मैं जीना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। चैप्टर 82, मदद करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी है। कृपया हमें जाने दीजिए। दर्द हो रहा है, कृपया धीरे से करें। मॉल के एक कोने में ली यानडोंग संतुष्टि से कमरे से बाहर आया और उसके पीछे पीछे छोटे भाइयों का एक समूह कमरे में घुस आया और अचानक अंदर से महिलाओं की चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी। इसके जवाब में छोटे भाइयों के एक समूह ने बेपरवाही और घमंड से ठहाके लगाए। हा, बढ़िया, ये औरतें हमारी बिल्डिंग में रहने वाली उन बूढ़ी विधवाओं से कहीं बेहतर हैं। अरे, मेरे लिए अपने पैर खोलो, मुझे जबरदस्ती करने मत दो। बेशक, बॉस का अनुसरण करने से खाने के लिए मांस मिलेगा, इस बात से सभी सहमत हैं। ली यानडोंग द्वारा बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों की निर्मम हत्या के कारण किसी भी टीम ने इस दुष्ट सितारे को उकसाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने छोटे भाइयों को सबसे पहले सुपरमार्केट में घुसने के लिए प्रेरित किया, जहां से डिब्बाबंद खाना, ब्रेड, हैम, सॉसेज, सिगरेट, शराब, दवाइयां आदि खरीदी गईं। ली यानडोंग ने पूरी तैयारी के साथ काम किया और प्रलय के दिन से जुड़ी सभी सबसे महंगी चीजें जितनी हो सके अपने साथ ले गया। ये बहुत ही शानदार था। एक दल ली यानडोंग का पीछा करते हुए शेष वस्तुओं को हथियाना चाहता था, लेकिन दल के नेता को ली यानडोंग ने मार डाला और दल की कई महिलाओं को भी बंदी बना लिया गया। इसी क्षण उन्हें कमरे में फेंक दिया गया और छोटे भाइयों ने उनका आनंद लिया। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। लुओ तियान्यू ने कमरे से बाहर निकलते समय अपनी बेल्ट कसी। साथी होने के नाते ली यानडोंग ने भी उसके लिए एक बेल्ट छोड़ दी। देखने में वह साधारण सा लगता था, लेकिन असल में वह कुंवारा था। यह अनुभव बेहद शानदार था। इस क्षण उन दोनों के बीच की अनबन दूर हो गई। लियू लिनलिन और वांग फांगहे ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और ऐसा दिखावा किया जैसे उन्होंने इसे देखा ही न हो। लियू देजू का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह कुछ कर नहीं पा रहा था। लियू जियांग उत्साहित था। जीजाजी, आपने मेरे लिए एक ढूंढने का वादा किया था, मैं उन गंदे लोगों के साथ नहीं खेलना चाहता। ली यानडोंग हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीजाजी अपना वादा नहीं निभाते? मैंने तो तुम्हारे लिए इसे बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। वह लियू जियांग के कंधों पर चढ़ गया और उसे अगले कमरे में ले गया। अंदर स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक 18 वर्षीय लड़की के हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। लियू जियांग को कमरे में प्रवेश करते देख वह डर के मारे पीछे हट गई। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। हाई स्कूल के छात्र को देखकर लियू जियांग की आंखें लाल हो गईं, लेकिन आखिरी क्षण में वह पीछे हटने लगा। जीजाजी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
क्या राज्य बाद में हिसाब किताब करेगा? ली यानडोंग ने पीछे से धक्का दिया। आजकल दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और हर दिन इतनी मौतें हो रही हैं। 2 महिलाओं का बलात्कार करने का क्या मतलब है? अगर वाकई उन्हें निपटाना ही है तो क्या उनकी गिनती की जा सकती है? इसे कहते हैं कानून जनता को दोषी नहीं ठहराता। चिंता मत करो, जीजाजी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर तुम मर्द हो तो उसे तब तक चोदो जब तक वो चीख न उठे। अगर कुछ हुआ तो जीजाजी तुम्हें बचा लेंगे। फिर ठीक है। लियू जियांग की आंखों में दिख रहा डर जल्द ही क्रूरता में बदल गया और उसने अपने दांतों और पंजों से लड़की पर झपट्टा मारा। वो लड़की ने विरोध किया, लेकिन वह उस दरिंदे को दूर नहीं धकेल सकी। आंसू झरने की तरह बह रहे थे। तो एक महिला होने का एहसास ऐसा होता है। बहुत अच्छा। मेरे लिए लेट जाओ, हिलना मत। ली यैंडोंग लियू जियांग के रवैये से बहुत संतुष्ट थे। हालांकि वह थोड़ा शर्मीला था, लेकिन इस पर अभ्यास किया जा सकता है। खासकर जब एक लड़का आदमी बन जाता है। जब उसे इस प्रकार के अन्य सुखों से श्रेष्ठ सुख की लत लग जाती है तो वह पूरी निष्ठा से उसका अनुसरण करेगा। उस समय ली होंग को उन्होंने एक विधवा की मदद से धीरे धीरे प्रशिक्षित किया था और अब वह उनके सबसे मजबूत सहायक बन गए हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या देश बाद में हिसाब किताब निपटाएगा, हाँ, उसके मरने के बाद उससे हिसाब कौन लेगा? ली यानडोंग तब तक इन महिलाओं को जीवित नहीं रहने देगा। वैसे मुझे नहीं पता कि ली होंग घर पर कैसी है। अगर उसे पता होता कि वे लोग बाहर इतने खुश हैं तो क्या वह मुझसे हिसाब किताब करता? हाँ, बाद में इस बच्चे के लिए एक औरत को वापस ले आना। मेई ने सिगरेट जलाई और जैसे ही उसने आधी सिगरेट पी ली, उसने देखा कि लियू जियांग शर्मिंदा होकर बाहर आ गया है। घड़ी देखी, बस कुछ ही सेकंड बचे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस इतना ही। लियू जियांग ने शर्म से लाल चेहरा करके अपना सिर नीचे कर लिया। जीजाजी, आपने जिस स्त्री को चुना है वह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ली यानडोंग एक पल के लिए कुछ कह नहीं पाया। उसने उसके कंधे पर थपथपाया और उसे दिलासा देने का नाटक करते हुए कहा, हाँ, कोई बात नहीं, पहली बार तो ऐसा ही होता है, बाद में मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ लूंगा। छोटे भाइयों का एक समूह अपना आनंद पूरा करके एक साथ इकट्ठा हो गया था। ली यानडोंग ने हाथ के एक बड़े इशारे से डिब्बे खोल दिए। लंच मीट की खुशबू से सबके मुंह में पानी आ गया। हालांकि पिछले कुछ दिनों में वे भूखे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मांस नहीं खाया था। पैकेज की खुशबू इतनी मनमोहक थी कि लोग भावुक हो गए। यहां तक कि लियू लिनलिन और वांग फोंग भी अभी अभी हुई अप्रिय घटना को भूल गए। लियू देजू ने एक बड़ा चम्मच भरकर दोपहर का मांस अपने मुंह में ठूंस लिया। अब हम सब जाग गए हैं और हमारे पास पर्याप्त भोजन और पानी है। पेट भर जाने और पर्याप्त पानी पीने के बाद हम वापस जाकर पहले सामान रखेंगे और फिर मिलकर मेंग फैन को मारने जाएंगे। कैसा रहेगा? मेंग फैन की बात आते ही सब इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी मुट्ठियां भींच जाती हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद चलते हैं। इसी दौरान ली यानडोंग के मोबाइल फोन की घंटी बजी। वह ली होंग था। हाँ, अगर भाई होंग हमें बाहर खाते पीते और महिलाओं के साथ संबंध बनाते हुए देख लेंगे तो उन्हें इतना गुस्सा आएगा कि वे मर ही जाएंगे। भाई होंग के साथ खेलने के लिए आप कुछ महिलाओं को वापस क्यों नहीं लाते? मुझे लगता है कि उनमें से कुछ महिलाएं खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि तुम अब जीना नहीं चाहते। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम जिन महिलाओं के साथ खेल चुके हो उन्हें ब्रदर होंग को सौंप देते हो। भीड़ हंस पड़ी और ली यानडोंग ने वीडियो को लिंक करते हुए कहा, ली होंग, तुम भाग्यशाली हो। उसके बोलने से पहले ही उसने ली होंग को जोर जोर से रोते हुए सुना, चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। तस्वीर में ली होंग को बांधकर एक स्टूल पर बिठाया गया था। उसके हाथों और पैरों के जोड़ बुरी तरह से चकनाचूर हो गए थे और उसके सारे दांत टूट गए थे, बिल्कुल एक बेकार व्यक्ति की तरह। भीड़ की शैतानी हंसी अचानक ही रुक गई। ली यानडोंग गुस्से से आग बबूला हो गया। मेरे भतीजे को गिरफ्तार करने की हिम्मत किसने की? किसने? बेशक मैं ही हूँ, मेरे पुराने दोस्त मेंग फैन को देखते ही ली यानडोंग गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपने हाथ में पकड़ी बियर की बोतल को धमाके के साथ वहीं पर चूर चूर कर दिया। बाकी सब लोग भी असमंजस में थे। ली होंग उनके बेस कैंप की रखवाली कर रहा था, मेंग फैन उसे कैसे पकड़ सकता था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बेस कैंप पर मेंग फैन ने कब्जा कर लिया है? अगले ही पल मैंने मेंग फैन द्वारा भेजे गए वीडियो और तस्वीरें देखी। उसने इतनी मेहनत से जो सामान इकट्ठा किया था वह उसके पड़ोसियों ने लूट लिया और मेंग फैन ने उसका घर जलाकर राख कर दिया। मेरा घर। वांग फोंग की आवाज बैठ गई और वह वहीं गिर पड़ी। उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इस घर के लिए कड़ी मेहनत की थी और वह घर उनसे छिन गया। ये खत्म हो गया। लियू देजू सुन्न होकर बैठ गया और उसकी आत्मा हवा में उड़ने लगी। अगर उनके पास घर नहीं है तो वे भविष्य में कहाँ रहेंगे? ली यानडोंग गुस्से से आग बबूला हो गया। मेंग फैन, कमीने, अगर तुमने ली होंग के बालों को छूने की हिम्मत की तो मैं। शब्द पूरे नहीं हुए थे। क्लिक। मेंग फैन ने ली होंग की दूसरी उंगली उसके सामने तोड़ दी और उसे कैमरे के सामने फेंक दिया। मैं स्थानांतरित हो गया, अब आगे क्या? आह, ली होंग की चीख आसमान में गूंज उठी। मैं काऊ हूं। सभी पुरुष सिहर उठे और कई लोगों ने अनजाने में अपनी उंगलियों को ढक लिया। इसे देखकर भी दर्द होता है। ली यानडोंग के मन में
हत्या का भाव भरा हुआ था। मिंग फैन, तुम ली होन को कैसे जाने दे सकते हो? मिंग फैन की मुस्कान और भी अजीब हो गई। ये बहुत सरल है, एक जीवन के बदले दूसरा जीवन। मुझे पता है कि लुओ तियान्यू तुम्हारे साथ है। जैसे ही तुम उसे मार डालोगे, मैं ली होन को तुरंत छोड़ दूंगा। लुओ तियान्यू का सिर चकरा रहा था। धिक्कार है, ये आग मुझ पर क्यों जल रही है? लेकिन ली होन के छोटे भाइयों को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे दौड़े और लुओ तियान्यू को जमीन पर धकेल दिया। ली यांडोंग, उसकी बात मत सुनो। यह मिंग फैन की तलाक की योजना है। अगर तुम उसके निर्देशों का पालन भी करोगे तो भी वह ली होन को जाने नहीं देगा। मैं तुम्हारे लिए उपयोगी हूँ। हमने जो समझौता किया था उसे मत भूलना। जब प्रलय समाप्त हो जाएगी तो मेरी कंपनी तुम्हारी होगी। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? अगर हम उसे बचा भी लें तो भी वह पहले से ही अपाहिज है। क्या आप उसकी शेष जीवन भर देखभाल कर सकते हैं? लुओ तियान्यू इतना डर गया कि उसके नितंब हिलने पर ही उसने पेशाब कर दिया। लियू लिनलिन भी चिंतित थी और उसने जल्दी से ली यांडोंग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर हम सचमुच लुओ तियान्यू को मार देते हैं तो हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी। 1 मिनट रुको, ली यांडोंग ने तुरंत रुकने के लिए चिल्लाया। ली यांडोंग की झिझक देखकर ली होंग अचानक चिंतित हो गई। मेरे प्यारे चाचा जी, आपके भतीजे की जान आपके हाथों में है, आपको मुझे बचाना होगा। लुओ तियान्यू, तुमने ये सब कैसे तैयार किया? तुम्हें कैसे पता कि भाई मिंग भरोसेमंद नहीं है? चाचा जी, उस चुड़ैल की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपका भतीजा हूँ। अगर वह चुड़ैल न होती तो मैं मिंग फैन को नाराज न करता। वैसे भी कौन जानता है कि उस चुड़ैल के पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है या नहीं? ये सुनकर वांग फोंग, लियू देजू और अन्य लोग अचानक नाखुश हो गए। अरे, तुम क्या बात कर रहे हो? मेरी बेटी के पेट में पल रहा बच्चा ली यांडोंग का क्यों नहीं है? तुम्हें क्या लगता है कि चालाक औरत कौन है? तुम्हें जीभ चबाने से सड़ने का डर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मरने के लायक हो। बहुत सारे लोग मिलकर काफी शोर मचा रहे थे। इसी समय मिंग फैन ने एक तिरस्कारपूर्ण हंसी सुनी। दरअसल लुओ तियान्यू को न मारना भी ठीक है। ये सुनकर ली यांडोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर तुम लियू लिनलिन को मार सकते हो तो ठीक है। चैप्टर 83, क्या हम लोगों को बदल सकते हैं? सभी लोग स्तब्ध रह गए। ली होंग की आंखें चौड़ी हो गईं। हाँ, इस लोमड़ी को मार डालो ताकि कोई न मरे। मिंग फैन, कमीने, तू मेरी बेटी को लौटा रहा है। उसने तेरे साथ ऐसा किया है। आखिरकार मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा, हरामखोर। वीडियो में लियू परिवार में अफरा तफरी मच गई और वांग फोंग ने अपने जूते उतार दिए और मिंग फैन को मारने ही वाली थी। लियू लिनलिन भी घबरा गई। यांडोंग, तुम मुझे छू नहीं सकते, मेरे गर्भ में अभी भी तुम्हारा बच्चा है, हम एक परिवार हैं। लेकिन मिंग फैन ने अचानक बुदबुदाते हुए कहा, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा शायद तुम्हारा नहीं है। मिंग फैन, चुप रहो। संक्षेप में कहें तो ली यांडोंग के समूह, लियू परिवार के 4 जानवरों और लुओ तियान्यू ने एक दूसरे पर आरोप लगाए और झगड़ा किया। वे लगभग सीधे तौर पर आपस में भिड़ गए थे। ली यांडोंग को लगा कि मिंग फैन उसे पागल कर देगा। वह बच्चे की रक्षा करना चाहता था और ली होन की भी रक्षा करना चाहता था, लेकिन वह उस पैसे को छोड़ना नहीं चाहता था जो उसने लुओ तियान्यू से लूटा था, भले ही प्रलय का खतरा टल गया हो। आहा, मिंग फैन, ये कमीना ली होन को कैसे पकड़ सकता है? मिंग फैन ने सिगरेट जलाई और कैमरे के सामने बैठकर चुपचाप अपनी उत्कृष्ट कृति की प्रशंसा करने लगे। क्या बेवकूफ लोग हैं। शुरू से ही उसका ली होन को जाने देने का कोई इरादा नहीं था, वह बस इन भगोड़ों के साथ खेलना चाहता था। आखिरकार मृत्यु बहुत सरल है। आप तभी कष्ट भोग सकते हैं जब आप जीवित हों। मिंग फैन की आंखों में शरारत देखकर ली यांडोंग ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। मिंग फैन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मिंग फैन ने अब और दिखावा नहीं किया, सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया और उसे अपने पैरों से कुचल दिया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, हा। अगर तुम आज लियू लिनलिन और लुओ तियान्यू को मार भी दो तो भी ली होंग मेरे हाथों ही मरेगा। आप बेवकूफ कुत्तों का झुंड, अगली बार अपनी आंखें चौड़ी करके देखना, मैं तुमसे अच्छा शो देखने के लिए कहूंगा। ये कहने के बाद उसने शहद का एक डिब्बा निकाला, ढक्कन खोला और एक के बाद एक बोतल से शहद ली होंग के सिर, चेहरे, हाथ पैरों पर उड़ेलता गया, जब तक कि पूरा शरीर चिपचिपे शहद की एक मोटी परत से ढक नहीं गया। चमकीला और आकर्षक, मीठा और स्वादिष्ट, बिल्कुल एक विशाल माल्टोज की तरह। उसने शहद की आखिरी बोतल का ढक्कन खोला। ली होंग के पैरों से शुरू करते हुए उसने सारा शहद नाले के प्रवेश द्वार तक उड़ेल दिया और अंत में सारा शहद नाले में डाल दिया। ली यांडोंग और बाकी सभी लोग असमंजस में थे और उन्हें नहीं पता था कि मिंग फैन क्या करना चाहता है। ये सब करने के बाद मिंग फैन तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और केवल कैमरा ही ली होंग के पूरे शरीर पर मजबूती से केंद्रित था। मिंग फैन की अनियमित और अजीब हंसी फोन के जरिए सबके कानों में गूंज उठी। अब धीरे धीरे उस उपहार की सराहना करो जो मैंने तुम्हें दिया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिर सीवा का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और एक काली सी चीज तेजी से बाथरूम में घुस गई। चींटियां घनी आबादी में एक साथ जमा हैं, हर एक उंगली के आकार की है और उनके नुकीले जबड़े डरावने हैं। खून की प्यासी चींटियां। किसी ने इस खौफनाक जीव की तस्वीर फोरम पर पोस्ट की है।
ये जीव मात्र 30 सेकंड में एक वयस्क को उसके आंतरिक अंगों से लेकर मांस और खून तक खा सकते हैं और केवल सूखी हड्डियां ही बचती हैं। क्या आपको सच में लगता है कि सभी उत्परिवर्ती खत्म हो गए हैं? नहीं, वे बस इसलिए छिप गए थे क्योंकि उन्हें खून की धुंध के छंटने की आदत नहीं थी। अब खाने की खुशबू सूंघकर वे वापस जमीन पर आ गए। जैसे ही खून चूसने वाली चींटियां दिखाई दी, ली होंग ने वीडियो से उनके पीछे की हलचल देखी और उसकी आंखों में भय की जगह निराशा के भाव आ गए। नहीं नहीं, भाई मिंग, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं गलत था, मैं सचमुच गलत था। चाचा जी, कृपया फैटी लुओ और उस कुतिया को मार डालिए और भाई मिंग मुझे जाने देंगे। मैं आपका भतीजा हूं, आप मेरे जीवन या मृत्यु को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चाचा, मोबाइल फोन के जरिए चीख पुकार की तीखी आवाजें लगातार सबके कानों में गूंज रही थीं। लियू लिनलिन, लुओ तियान्यू, लियू देजू, वांग फोंग और अन्य सभी भयभीत और स्तब्ध थे। ली यांडोंग का गला लगभग बैठ गया था, मेंग फैन। लेकिन जाहिर है, उसके रोने से खून चूसने वाली चींटियों को खाना बंद करने में कोई फर्क नहीं पड़ा। खून चूसने वाली चींटियां जमीन पर बिखरे शहद पर टूट पड़ीं और मेंग फैन द्वारा छोड़े गए शहद के सहारे तेजी से ली होंग पर चढ़ गईं। खून चूसने वाली चींटियों ने उसके शरीर की सतह पर मौजूद शहद को तेजी से खा लिया और जल्दी से उसके मांस और खून को कुतरना शुरू कर दिया। उन्होंने ली होंग के मुंह, नाक, कान, आंखों के सॉकेट में छेद किए। लेकिन उनमें से कई लोगों ने मौके पर ही छेद किए और दावत का आनंद लेने के लिए मांस में छेद करते रहे। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वो ली होंग बेहोश हो गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वह बंधा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। वह दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन निर्दयी, खून की प्यासी चींटियां उसके मुंह में घुस गईं। पलक झपकते ही उसकी जीभ निगल ली गई और फिर उसके गले को काटते हुए उसके आंतरिक अंगों पर हमला कर दिया। हजारों चींटियों ने उसका दिल चट कर दिया। अगर ऐसा होता तो आम लोग अधिकतम 10 सेकंड में बेहोश होकर मर जाते, लेकिन ली होंग के पास खुद को ठीक करने की क्षमता थी। जब ली होंग को खाया जा रहा था, तब उसकी असाधारण आत्मा उपचार क्षमता सक्रिय हो गई और उसके शरीर की सभी कोशिकाएं घाव की मरम्मत के लिए तेजी से बढ़ने और विभाजित होने लगीं। इसके कारण दर्द अनिश्चित काल तक बना रहा। ली होंग निराशा से मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि ली यांडोंग उसे बचा लेगा। लू जिया की इतनी खामोश थी कि वह भयभीत लग रही थी, केवल मेंग फैन ही बड़े चाव से उसे देख रहा था। इस स्थिति में तो मैं किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना भी चाहता था। मेरे पूरे शरीर में एड्रेनालाइन का प्रवाह बढ़ गया। इतना ठंडा। 10 मिनट बाद ली होंग का रोना बंद हो गया। केवल खून की प्यासी चींटियों द्वारा हड्डियों को कुतरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मेंग फैन की शैतानी मुस्कान को सुनकर ली यांडोंग और अन्य लोगों ने पूछा, क्या आपको मेरा उपहार पसंद आया? अगली बार तुम्हारी बारी होगी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और 2 साधारण ज्वलनशील ग्रेनेड फेंके और धमाके के साथ पूरा बाथरूम आग के सागर में बदल गया। वीडियो आग के सागर और मेंग फैन की हंसी के बीच बाधित हो गया। सन्नाटा, सिर्फ सन्नाटा। ली यांडोंग, लियू लिनलिन, वांग फोंग, लियू देजू, लियू जियांग, लुओ तियान्यो और गुर्गों का एक समूह सभी जगह पर जम गए। एक दूसरे की भारी सांसों के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वे सब अचानक कांप उठे, विशेष रूप से लियू लिनलिन, वांग फोंग, लियू देजू और लियू जियांग। अभी अभी जो दृश्य घटित हुआ, वह उनके दिमाग में गूंजता रहा और उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। क्या ये वही बेकार चीज है जिसे मैं जानता हूं? ये तो साफ तौर पर एक राक्षस है जो बिना आंखों के हत्या करता है। यह मेंग फैन शैतान है, एक छोटे भाई ने कांपते हुए कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया, मानो वे बुरी तरह डर गए हों। जागृतिदाता बनने का अहंकार अब गायब हो गया है। अचानक, धिक्कार है, मेंग फैन, तुम मेरा इंतजार करो। ली यांडोंग गुस्से से आग बबूला हो गया। ली होंग न केवल उसका भतीजा है, बल्कि उसका सबसे सक्षम दाहिना हाथ भी है। मेंग फैन ने सचमुच इसी तरह उसकी हत्या की थी। वह डरा हुआ भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्से में था। मेंग फैन, ये कमीना, इसकी हिम्मत कैसे हुई? वह अचानक खड़ा हो गया। भाइयों, मेरे पीछे आओ और ली होंग को बदला लेने में मदद करने के लिए वापस लड़ो। किसी ने कांपते हुए कहा, लेकिन अगर हम इसी तरह वापस चले गए तो क्या हम सचमुच उसे मार पाएंगे? क्यों नहीं? लियू लिनलिन कांप उठी और उसके चेहरे पर भय और उग्रता के भाव उभर आए। उसने बस शहद का इस्तेमाल चींटियों के एक समूह को आकर्षित करने के लिए किया है, ऐसा नहीं है कि वह इतना शक्तिशाली है। अब तुम सब जाग गए हो और 12 लोग मिलकर भी मेंग फैन को नहीं हरा सकते। क्या तुम निकम्मे हो? सभी लोग स्तब्ध रह गए। हाँ, मेंग फैन ने तो बस चालें चली, वो इतना शक्तिशाली नहीं है। अगर वे सब मिलकर मेंग फैन को घर पर घेर लें और उसके दरवाजे के टूटने का इंतजार करें, तो वे उसे जैसे चाहे मार सकते हैं। उसने आखिर में जो कहा, उसे मत भूलना। लुओ तियान्यू ने मौके का फायदा उठाते हुए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा। उसने कहा कि अब हमारी बारी है, यहाँ मौजूद सभी लोगों की। वह साफ तौर पर बदला लेना चाहता है। हम एकजुट होकर ही उसे पहले मार सकते हैं और पहले हमला कर सकते हैं। वांग फोंग ने भी जोर से कहा। हाँ, उसके पास बड़ा घर और ढेर सारा सामान है। उसने हमारा घर जला दिया, इसलिए हम उसे मार डालेंगे और उसका घर छीन लेंगे। फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा।
सभी ने बारी बारी से अपनी राय व्यक्त की, जिससे ली यांडोंग और उसके आदमियों में ईर्ष्या पैदा हो गई। भय दूर हो गया और उनके चेहरों पर लालच झलकने लगा। आप सही कह रहे हैं, प्रलय के दिन पैर जमाने के लिए एक बेस कैंप आवश्यक है। मेन फैन की जगह एकदम सही है। धत तेरे की, चलो चलते हैं, वापस चलते हैं और उसे अभी मार डालते हैं। ली यांडोंग ने हाथ हिलाया और सभी लोग मॉल से बाहर निकलकर सीधे फेंगहुआ कम्युनिटी के पश्चिमी क्षेत्र की ओर दौड़ पड़े। उसी समय मेन फैन ऊपर चला गया था और सुरक्षित रूप से अपने गर्म ठिकाने पर लौट आया था। शेन यानरन ने चिंता से कहा, पतिदेव, क्या आपको ली यांडोंग के प्रतिशोध से डर नहीं लगता? बदला? मुझे सच में उम्मीद है कि वह तुरंत बदला लेने के लिए वापस आएगा। मेन फैन जोर से हंसा, शेन यानरान को गले लगाया और उसे जोर से चूमा। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। अगर ये लोग वापस आ गए तो हम मर जाएंगे। अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए उसकी आंखों की शीतलता एक खौफनाक जानलेवा इरादे में बदल गई। हे शुरू हो गया। चैप्टर 84। धिक्कार है। वापस आते ही मेन फैन को तुरंत मार डालते हैं। मैं उसे कीमा बनाकर कुत्तों को खिलाना चाहता हूँ। मैं स्वर्ग में भाई हॉन की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। हाँ, नफरत का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति को हजारों टुकड़ों में न काट दिया जाए। सब कुछ संभाल कर रख दो। इसे लेना मत भूलना। ताइवान नॉवेल नेटवर्क tuon.com। भोजन को जमीन पर रखने के बाद सभी के चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलक रहा था। बाद में हम सीधे फेंगहुआ समुदाय के पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे और मेंग फैन को मार डालेंगे। लेकिन ठीक उसी समय उसी मंजिल पर स्थित शॉपिंग मॉल की एक अन्य दुकान से अचानक एक चीख सुनाई दी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एक व्यक्ति जो दुकान में सामान की तलाश कर रहा था, अचानक कहीं से आए एक मानव मकड़ी के हमले में बुरी तरह घायल हो गया और पलक झपकते ही उसके आधे चेहरे को काट कर खा गया। ली यांडोंग और अन्य लोग थोड़े असमंजस में थे। दूर आराम कर रही अन्य टीमें भी सतर्क हो गईं और आश्चर्यचकित चेहरों के साथ जमीन से उछल पड़ीं। इस बार मॉल में तलाशी के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। सभी मंजिलों की तलाशी ली जा चुकी है और जिन लोगों को मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें मार दिया गया है। अन्यथा कई टीमें इस स्थल को शांतिपूर्ण विश्राम स्थल के रूप में नहीं चुनती। कोई चीज कैसे नजरों से बच सकती है? लेकिन कोई डरा नहीं था और पास की कई टीमों ने उत्साह से अपने हथियार निकाल लिए। किसी तरह उत्परिवर्ती जीव जो आतंक मचा रहे थे, वे सब गायब हो गए, इसलिए अगर कोई उन्हें ढूंढना चाहता था तो उसे उन्हें लूटना पड़ा। अब बाहर आने का समय आ गया है। हाँ, ये शिकार मेरा है। मुझे पहले पसंद आ जाए, फिर उसे छीनना मत। लेकिन अगले ही पल चारों ओर छत पर अचानक हलचल मच गई। डोंग डोंग डोंग, भारी वस्तुओं के गिरने की आवाज लगातार आती रही। छत पर लगे वेंटिलेशन के अवरोधकों को लात मारकर खोल दिया गया और फिर बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के द्वार खुलने की तरह अखाड़े में उमड़ पड़े। सभी लोग चौंक गए। ये चीजें गायब नहीं हुई, बल्कि उनके सिर के ऊपर छिप गईं। क्या वे सचमुच इन चीजों की नाक के नीचे खाते पीते रहे? अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मानव मकड़ी ने भीड़ पर झपट्टा मारा और काटना शुरू कर दिया। चीखती हुई आवाज तुरंत पूरे शॉपिंग मॉल में गूंज उठी और यहाँ तक कि जो लोग जाग रहे थे वे भी इतनी सारी मकड़ियों द्वारा निगल लिए जाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर जिन लोगों को मकड़ी ने काटा था, वे झटपट मानव मकड़ियों में परिवर्तित हो गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते इस स्तर पर सैकड़ों मानव मकड़ियां प्रकट हो गईं। इसमें अभी भी तेजी से वृद्धि हो रही है। उनके सामने अचानक जो कुछ भी हुआ, उससे ली यांडोंग और अन्य लोग घबरा गए। लेकिन उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं है। पीछे के 2 कमरों से भी चीखें सुनाई दी और जिस महिला के साथ उन्होंने अभी अभी मजे किए थे, उसके सिर के ऊपर लगे वैन से एक मकड़ी गिर पड़ी। हाथ पीछे बंधे हुए वह महिला अचानक उनका स्वादिष्ट भोजन बन गई। जिस हाई स्कूल की लड़की के साथ उसने अभी अभी खिलवाड़ किया था, उसे अपने दांत दिखाते हुए और अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर लियू जियांग इतना डर गया कि उसने वहीं पेशाब कर दिया। भागो जीजा जी, चलो भागते हैं। दौड़ना। ली यांडोंग और अन्य लोग अपनी मृत आत्माओं को प्रकट करते हुए शॉपिंग मॉल से बाहर भागे। रास्ते में लोग मारे जा रहे थे। जो लोग अभी कुछ देर पहले दरवाजे पर शोर मचा रहे थे कि ये मानव मकड़ियां उनकी हैं, वे अब या तो मानव मकड़ियों के पेट में स्वादिष्ट भोजन बन चुके हैं या उनमें शामिल होकर उन्हीं में से एक बन गए हैं। मेरा अनुसरण करो और पीछे मत रह जाना। सौभाग्यवश ली यांडोंग अपनी तलवार लेकर सबसे आगे आ गया। उनकी टीम के सभी सदस्य जाग गए थे और तेजी से डेथ मॉल से बाहर निकल भागे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हूं। आमतौर पर खाली रहने वाली सड़कें हत्याओं से भर गई थीं। झाड़ियों से मानवाकार मकड़ियां निकल आईं और कुछ तो अपने सिर से दर्जनों मीटर ऊपर ऊंचे पेड़ों से सीधे कूदकर राहगीरों पर हमला करने लगी। बैंग बैंग बैंग, मानव मकड़ियां जमीन पर गिरती रहीं और टुकड़ों में बिखरती रहीं, लेकिन उनमें से कई अपने लकवाग्रस्त शरीर को घसीटती रहीं और अभी भी उन्मादपूर्वक निकटतम रक्त भोजन पर झपट पड़ती रहीं। आसपास की झाड़ियों से भी लताएं निकलती हैं। वे मानव शरीरों में घुस जाती थीं, उन्हें बांध देती थीं, लपेट देती थीं और जंगल में घसीट कर ले जाती थीं, लालच से उनके शरीरों से खून चूसती थीं। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि चारों ओर खून का धुंध और भी घना होता जा रहा है। धिक्कार है, ये तो खून की धुंध है। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं हिली, वे बस छिप
गई, मदद करो, मैं बाहर मरना नहीं चाहता। सभी लोग भयभीत और घबराए हुए थे। तुम वहां क्यों खड़े हो, भाग जाओ। ली यांडोंग ने आगे बढ़कर हमला किया और बाकी सभी लोग जल्दी से उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब बाहर रहना एक गतिरोध है, एकमात्र विकल्प है वापस आवासीय भवन, उस ऊंची इमारत की ओर भागना। सभी अपनी पूरी ताकत से आगे दौड़े, लेकिन चारों ओर फैली धुंध उन्हें घेरती रही और चीखें लगातार गूंजती रहीं। लोग लगातार रेंगती मकड़ियों के हमले से गिरते रहे या खून चूसने वाली लताओं द्वारा खून की धुंध में खींचे जाते रहे। ली यांडोंग इतना डर गया कि वह रोने लगा। धिक्कार है दादी, मुझे पता होना चाहिए था कि मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। अचानक मेरे सिर के ऊपर से एक प्रसारण जैसी आवाज सुनाई दी। ली यांडोंग, ऐसा लगता है कि आपको मदद की जरूरत है। ली यांडोंग और अन्य लोग कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। ऊपर देखो, उनके ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा था। मेंग फैन, धिक्कार है तुम पर, ये मेंग फैन की आवाज है। ये ड्रोन मेंग फैन द्वारा छोड़ा गया है। उस बड़े डुप्लेक्स में मेंग फैन आराम से रेड वाइन की चुस्कियां ले रही थी। आपके सामने बड़ी स्क्रीन पर ड्रोन द्वारा हवा से ली गई एक तस्वीर दिखाई दे रही थी। जब मेंग फैन घर लौटा तो उसने तैयार ड्रोन को छोड़ा और सीधे मॉल की ओर चल दिया। हालांकि खून का धुंध घना होता गया और तस्वीर धीरे धीरे धुंधली होती गई, फिर भी ये देखना संभव था कि ली यांडोंग और अन्य लोगों का पीछा मानव मकड़ियों और उत्परिवर्तित पौधों द्वारा शोक संतप्त कुत्तों की तरह किया जा रहा था। चेन याओ, टोंग लू और शेन यानरान पास ही बैठे थे, सभी डरे हुए लग रहे थे। टोंग लू ने स्तब्ध होकर कहा, पतिदेव, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको पहले से ही पता था कि ये राक्षस फिर से बाहर आएंगे। मुझे पता है, क्योंकि मैं भविष्य से वापस आया हूँ। मेंग फैन हंस पड़ी। तेज बारिश से खून की धुंध छंट सकती है, लेकिन केवल अस्थायी रूप से। पहली तेज बारिश के 4 घंटे बाद खून की धुंध फिर से लौट आएगी। और वे सुप्त राक्षस फिर से प्रकट हुए और उन्होंने हत्याओं का एक नया दौर शुरू कर दिया। इसी वजह से मेंग फैन ने ली यांडोंग और अन्य लोगों से सीधे बदला लेने के लिए संपर्क नहीं किया। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, ऐसा भी नहीं था। ली होंग की हत्या का कारण केवल बदला लेना या किसी तरह की खूनी लड़ाई देखना नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ली यांडोंग और अन्य लोगों के लौटने में देरी हो। शुरू से ही मेंग फैन का ली यांडोंग और अन्य लोगों को आज जीवित रहने देने का कोई इरादा नहीं था। मेंग फैन, तुम कमीने, हम पति पत्नी हैं और तुम जानबूझकर हमें इस तरह नुकसान पहुंचा रहे हो। ड्रोन के अंतर्निर्मित माइक्रोफोन ने लियू लिनलिन की फटकार सुनी। एक शीर्ष चाय कला विशेषज्ञ से जैसी उम्मीद की जाती है, इस तेज बुद्धि ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेंग फैन ने माइक्रोफोन छीन लिया। ड्रोन के स्पीकर पर मेंग फैन की गंभीर मुस्कान सुनाई दी। तुम कुतिया बड़ी चालाक हो। तुम्हें इतनी आसानी से भागते देखकर मैं तुम्हें ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए एक और प्रदर्शन दिखाऊंगा। मेंग फैन ने ड्रोन के ब्लूटूथ कंट्रोल होस्ट से कनेक्ट करने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और वॉल्यूम को अधिकतम कर दिया। ड्रोन पर लगे स्पीकर से अचानक संगीत बजने लगा। आज का दिन अच्छा है, आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन भी अच्छा है। सब लोग दंग रह गए। इस कमीने ने सचमुच उनके लिए गाना गाया। सबसे बुरी बात यह थी कि ड्रोन टीम के सिर के ठीक ऊपर 10 मीटर से भी कम दूरी पर था। टीम जहां भी भागती, वह उनका पीछा करता था। उस आवाज ने तुरंत आसपास मौजूद मानव मकड़ियों का ध्यान आकर्षित किया और बड़ी संख्या में मानव मकड़ियां और यहां तक कि उत्परिवर्तित पौधों की लताएं भी उन्हें घेर लिया। चैप्टर 85। छी, मेंग फैन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। वांग फॉन्ग इतनी क्रोधित हुई कि उसने मौके पर ही मुंह भर पुराना खून उल्टी कर दिया और लियू देजू ने जल्दी से उसे अपनी पीठ पर उठाया और भाग गया। चीखों, चीखों, फिर से चीखों। ली यांडोंग ने बचाव के लिए अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी टीम का कोई सदस्य अंततः खून के धुंध में खींचकर गायब हो गया। अपने बगल में माजाई को सीने में घुसी एक लता द्वारा खून के धुंध में घसीटे जाते देख लियू लिनलिन मानसिक रूप से टूटते टूटते बची। ली यांडोंग, कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहती। मेंग फैन, क्या मैं इसे लिखूं? ली यांडोंग ने गुस्से में अपने हाथ में पकड़ी हुई माचेटी फेंक दी। मेंग फैन के सामने की स्क्रीन काली हो गई और सिग्नल चला गया। ये लड़का काफी सटीक गेंद फेंक सकता है। मेंग फैन ने उपहास किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब जबकि रक्त के धुंध की सांद्रता 70% से 80% तक पहुंच गई है, जमीन पर मौजूद टीम मुश्किल से दिखाई दे रही है। अगर वे पीछा करना जारी रखते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। मेंग फैन ने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है। उसकी मृत्यु होगी या नहीं, ये स्वर्ग के भाग्य पर निर्भर करता है। मेंग फैन बालकनी की ओर चली गई। आकाश से फिर से अम्लीय वर्षा होने लगी और बारिश के साथ साथ डरावनी चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती रहीं। ये फिर से बढ़ रहा है। पिछले जन्म के अनुभवों के आधार पर इस अम्लीय वर्षा के बाद रक्त की धुंध की कुल ऊंचाई फिर से बढ़ जाएगी और स्तर 5 से नीचे की हर चीज उसमें समा जाएगी। इसी समय विभिन्न उत्परिवर्ती एक और विस्फोटक वृद्धि को जन्म देंगे और अधिक उत्परिवर्ती प्रकट होंगे। इससे पहले जो कुछ हुआ उसे प्रलय की पूर्व सूचना ही माना जा सकता है, लेकिन अब रक्त धुंध से भरी प्रलय अपना अंतिम भयावह रूप दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? जब खाने की जरूरत हो तब खाएं, जब पीने की जरूरत हो तब पानी पिएं और जब सोने की जरूरत हो तब सोएं। चूंकि आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए अपने लिए कुछ मनोरंजन का तरीका ढूंढें।
मेंग फैन की आंखों को देखकर चेन याओ, टोंग लू और शेन यानरान बुरी तरह चिल्लाए। यही लुक सबसे खतरनाक है। मुझे अभी याद आया कि मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ ब्लैकमेल करने का प्लान बनाया था। मेरे पति, मुझे पहले कुछ काम निपटाना होगा। चेन याओ सबसे पहले अपने कमरे में भाग गई। मुझे अभी भी अपने माता पिता की देखभाल करनी है। पतिदेव, आपको जरूरतमंद बहनों को मौका देना चाहिए। शेन यानरान दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में चली गई। टोंग लू का सुंदर चेहरा भावनाओं को दबाने के कारण लाल हो गया। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो अब उसकी बारी थी, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है और मैं घुटने नहीं टेक सकता। पलक झपकते ही भाग जाओ। मेंग फैन ने अपने होंठ सिकोड़े। क्या मेरी पत्नी अपने पति को यहीं छोड़कर जा रही है? आपकी जिम्मेदारी की भावना कहाँ है? उसने आक्रोश से आंखें ऊपर उठाईं और चारों ओर देखा। मुझे सुई यूटिंग मिली जो कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है और वह कड़ी मेहनत कर रहा है। ला ला ला। सुई यूटिंग हेडफोन लगाकर संगीत सुन रही थी और कमरे के हर कोने को साफ करने के लिए एक नए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर रही थी। अचानक उसे पीछे से कमर पर जांघों तक हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उस परिचित स्पर्श से वह तुरंत शर्मा गई। मालिक, क्या यह मैं ही हूं? मेंग फैन ने सुई यूटिंग की पतली कमर को पीछे से गले लगाया और कहा, छोटी कुतिया, तुम आज बहुत आकर्षक लग रही हो। सुई यूटिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि वह खुद को एक पालतू जानवर मानती थी, फिर भी मेंग फैन ने उसे एक बड़ा स्वतंत्र कमरा और कपड़ों से भरी एक बड़ी अलमारी भी मुहैया कराई। मेंग फैन द्वारा सुई यूटिंग को कमरा आवंटित करते देख वह खुशी से पागल हो गई। अंततः निवास का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन अलमारी खोलो। जेके के कपड़े, नस के कपड़े, लोलिता के कपड़े, बनी के कपड़े, बिल्ली के कपड़े, सेक्सी सेक्रेटरी के कपड़े, एयर होस्टेस के सूट और तरह तरह के प्रॉप्स और बालेंसियागा स्टॉकिंग्स, सब कुछ उपलब्ध है। उस शैली को देखकर उस जोशीली लड़की का चेहरा लाल हो गया। ये सब एक बार की घटना है। फाड़ने योग्य शैली। मेंग फैन की उससे केवल एक ही गुजारिश थी कि वह हर दिन एक अलग सेट पहने ताकि जब भी वह बेहतर महसूस करे तो उसका इस्तेमाल कर सके। आज उसने काले और सफेद रंग की नौकरानी की पोशाक पहनी। लेस का हेडबैंड, लेस की नेक रिंग, काली स्टॉकिंग्स और हाई हील्स और सिर के पीछे लहराती दो पोनीटेल। सुई यूटिंग की खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर गई थीं और पोछा पकड़े उसका छोटा हाथ घबराया हुआ और असहाय था। मास्टर, मेरे फर्श की अभी तक सफाई नहीं हुई है। मेंग फैन मुस्कुराए। क्या आप सभी को चेन याओ ने पढ़ाया है? इसके पीछे के सारे कारण बहुत प्यारे हैं। अगर आप फर्श पर पोछा नहीं लगाते हैं तो क्या यह अच्छा नहीं है? आज मेरा मूड अच्छा है। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सतह, यदि तुम गुरु का अनुसरण करोगे तो खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। मेंग फैन के उठे हुए होठों को देखकर सुई यूटिंग इतनी डर गई कि वह रोने लगी। लेकिन इस स्थिति को देखकर मेंग फैन और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। अपनी स्कर्ट के निचले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएं, अपनी एड़ियों को जमीन पर पटकें और दरवाजा बंद कर दें। चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम अभी तक जागृत नहीं हुए हो, इसलिए इस बार गुरु बहुत कोमल रहेंगे। सुई यूटिंग तो और भी अधिक शक्तिशाली हैं। गुरुजी हर बार यही कहते हैं, लेकिन गुरुजी की कोमलता का अनुभव केवल 10 मिनट के लिए ही किया जा सकता है। 10 मिनट के बाद जब रोना चाहिए तब रोना ही पड़ता है। देर रात एक खास रिहायशी इमारत के एक अपार्टमेंट में दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा गया और उस घर के मूल मालिक 3 लोगों के परिवार को बेरहमी से नीचे गिरा दिया गया। पति को जमीन पर रौंद दिया गया और बगल वाले घर से उसकी बेटी और पत्नी की असहनीय चीखें सुनाई दे रही थीं। पिताजी, मदद कीजिए। पति, तुम दरिंदे हो, दरिंदे। पति ने गुस्से से अपना सिर उठाया, उसके माथे और गर्दन की नसें उभर आई थीं। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन एक धारदार खंजर उसकी गर्दन पर आ गिरा। इसे जोर से खींचो। खून तेजी से बाहर निकलता है। ली यानडोंग ने ठंडे लहजे में खंजर वापस खींच लिया और उस आदमी के कोट से खून पोंछ दिया। उसके चेहरे पर भय और क्रोध का मिलाजुला भाव उसे इस समय एक खूंखार शैतान जैसा दिखा रहा था। उसके पूरे शरीर पर एसिड रेन से गलने वाले घाव थे, लेकिन सबसे स्पष्ट घाव उसके चेहरे पर था, जो उसके माथे से लेकर जबड़े तक फैला हुआ था और लगभग उसके पूरे चेहरे को टुकड़ों में फाड़ रहा था। ली यानडोंग के मन में अब भी कुछ आशंकाएं हैं। मेंग फैन के संगीत ने बड़ी संख्या में मकड़ियों को आकर्षित किया। उसने ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया और लियू लिनलिन के साथ बारिश में बेतहाशा भागा। खून का घना कोहरा छाया हुआ था। कुछ भाई मर गए और कुछ भाग गए। उनके सिर के ऊपर तेजाब की बारिश हो रही थी और एक राक्षस ने उनके चेहरे पर खरोंचें मारी जिससे वे लगभग मर ही गए थे। उसने राक्षस का चेहरा भी नहीं देखा, बस उसकी हरी आंखें देखीं। सौभाग्यवश उत्परिवर्ती प्राणी ने कई लोगों को घसीट कर ले जाने के बाद अंततः उन्हें जाने दिया। जब वह सफलतापूर्वक भागकर फेंगुआ समुदाय में वापस आया और अपार्टमेंट पर कब्जा कर लिया, तो वहां केवल 4 भाई बचे थे, लेकिन लियू लिनलिन का परिवार और लुओ तियान्यू सुरक्षित थे। भय और डर ने सभी को इस परिवार पर बिना किसी संकोच के अपना गुस्सा निकालने के लिए मजबूर कर दिया। केवल सबसे हिंसक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से ही उनके दिलों में बसे डर को दबाया जा सकता था। धिक्कार है मेंग फैन पर। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। ली यानडोंग ने दबी हुई आवाज में दहाड़ मारी।
हाँ, मेन फैन ने ली हॉन को मारा है, हमें उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। लियू लिनलिन के कपड़े भी जंग खा चुके थे और उनमें छेद हो गए थे, और उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा अब मेढक की तरह खुरदरी और बदसूरत हो गई थी। लियू लिनलिन के बोलते ही वहां मौजूद अन्य लोगों की आंखों में भी भयंकर क्रोध झलकने लगा। अगर वे सभी जागृत लोग न होते और उनकी शारीरिक बनावट आम लोगों से अलग न होती तो इस अम्लीय वर्षा ने उन्हें मार डाला होता। लेकिन ये सब व्यर्थ नहीं था। लड़ाई के बाद उनमें से प्रत्येक में स्पष्ट रूप से बहुत सुधार हुआ है। वे अधिक मजबूत हो गए हैं और उनकी क्षमताएं भी बढ़ गई हैं। जब तक उन्हें बाहर निकलने का मौका मिलता है तब तक उनमें मेन फैन के टुकड़े टुकड़े करने का आत्मविश्वास है। अचानक अपने मोबाइल फोन पर संदेश देख रहे लियू जियांग ने कहा, जीजा जी। फोरम देखिए, किसी ने खून की धुंध और भारी बारिश के बारे में एक नई पोस्ट डाली है। फोरम पर खबर देखकर सभी लोग अपने मोबाइल फोन निकालने लगे और खुशी से झूम उठे। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम इस तरह से बाहर निकल सकते हैं और अब मेन फैन की मौत करीब आ रही है। उसका आश्रय और सामान हमारा हो जाएगा। चैप्टर 86। सुई यूटिंग ने पोछा लगाने का अधूरा काम अगली सुबह के लिए छोड़ दिया। यहाँ सिर्फ कल के जूतों के निशान ही नहीं हैं। टोंग लू सुबह उसे देखकर असमंजस में पड़ गई। क्या ये सीवर पाइप फटने की घटना है? टोंग लू को तब तक कुछ समझ नहीं आया जब तक उसने कमरे में सुई यूटिंग को नौकरानी की वर्दी के बचे हुए हिस्से पहने हुए बिस्तर पर मृत व्यक्ति की तरह लेटे हुए नहीं देखा। मेरी आया शायद आज काम पर नहीं जा पाएगी, इसलिए फर्श पोंछने का काम उसे ही करना पड़ेगा। मेन फैन तरोताजा होकर बालकनी की ओर चली गई। बारिश रुकी नहीं, लेकिन अम्लीय वर्षा की जगह सामान्य भारी बारिश होने लगी। खून की धुंध 5वीं मंजिल तक फैल चुकी है और अभी भी ऊपर उठ रही है। साथ ही बाहरी वातावरण भी बदल गया है। मूल रूप से लंबा उत्परिवर्तित पेड़ और भी लंबा हो गया था, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर से अधिक हो गई थी और वह रक्त की धुंध से भी ऊपर पहुंच गया था। घनी लताएं नीचे की ओर लटक रही हैं और पेड़ की शाखाओं पर तरह तरह के आकर्षक फूल खिल रहे हैं, जो लगातार हंसपीले रंग के पराग बिखेर रहे हैं। मानव मकड़ियों के समूह भी शाखाओं पर चढ़ते हुए देखे जा सकते थे, जो कभी कभी रक्त की धुंध के ऊपर दिखाई देते थे और फिर रक्त की धुंध में कूदकर गायब हो जाते थे। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन में बंदर पेड़ों पर उछल कूद करते हैं। इस अवस्था में रक्त की धुंध ने अपना एक अलग ही वातावरण बना लिया है, जो और भी भयावह हो गया है। लेकिन मेन फैन चिंतित नहीं था, बल्कि थोड़ा उत्साहित था, क्योंकि अब फसल काटने का समय आ गया है। जब मैंने फोरम खोला तो मेरी पोस्ट अभी भी लोकप्रियता में पहले स्थान पर थी और उस पर पहले से कहीं अधिक टिप्पणियां थीं। नई अम्लीय वर्षा हुई, नए उत्परिवर्ती जीव प्रकट हुए और मेन फैन को उत्परिवर्ती जीवों के चित्रों की एक नई लहर मिली। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसे कोई दुर्लभ उत्परिवर्ती जीव नहीं मिले हैं जो छिपे हुए गुणों को बढ़ा सकें। मेन फैन ने अपने होंठ सिकोड़े। अब दुर्लभ उत्परिवर्तियों की खोज में मदद करने के लिए पूरी आबादी को जुटा लिया गया है, लेकिन केवल एक पिशाच टिड्डा मिला है और दूसरा विकृत मानव मकड़ी अपने आप ही खोजा गया था। इससे स्पष्ट है कि दुर्लभ चीजें वास्तव में दुर्लभ ही होती हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि दुर्लभ स्तर से भी उच्च स्तर के अस्तित्व मौजूद हैं। लेकिन मेन फैन ने कुछ दिलचस्प जगहों की भी खोज की। दरअसल उनकी पोस्ट के पीछे कई खूबसूरत लड़कियों के संदेश आए, जिनमें पते और सेल्फी भी शामिल थीं। ऐसा लग रहा था कि वह मेन फैन की लोकप्रियता का फायदा उठाकर अपने पेज पर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते थे। उसका चेहरा सुडौल है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और टांगें इतनी लंबी हैं कि किसी का भी गला घोंट सकती हैं। वह देखने में बेहद आकर्षक लगता है। मेन फैन को अचानक कुछ याद आया, सिस्टम, अब जब मैं किसी खूबसूरत महिला को देखता हूं तो तुम मुझे रिमाइंडर क्यों नहीं भेजते? सुंदरता कहाँ है? क्या फोरम में यही नहीं कहा गया है? क्या मालिक को ये अस्त व्यस्त चीजें पसंद हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप अव्यवस्था को क्या कहते हैं? वह खुद को बेहद खूबसूरत महसूस करता है। पहला पी इतना शक्तिशाली है कि इसकी मूल आकृति को प्रकट करने के लिए इसे स्कैन नहीं किया जा सकता। ये प्रणाली विशिष्ट जानकारी भी नहीं देख सकती। यह मेकअप और पोस्ट प्रोडक्शन की तस्वीर है। ये व्यक्ति भी एक उस्ताद है। इसने सचमुच अपने 200 पाउंड के बुलडोजर को एक पतली और खूबसूरत लड़की में बदल दिया। मास्टर, क्या आपको ये भी नहीं पता कि फोटो पोस्ट नहीं की गई है? मुझे भी यह बात परेशान करती है, लेकिन आप सच में काफी अच्छे दिख रहे हैं। तीसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई फोटो उसकी अपनी नहीं है, और ये तो और भी आश्चर्यजनक है। सिस्टम ने निर्धारित किया कि वह एक पुरुष है। निश्चित रूप से ये प्रणाली मालिक के प्रयास करने के साहस पर आपत्ति नहीं करती है, लेकिन ये प्रणाली मूल रूप से पुरुषों को बांध नहीं सकती है। लानत है। मेन फैन अवाक रह गई। ये सब झूठ है। ये लोग सचमुच बचाए जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है यह मदद की गुहार ना हो, बल्कि एक विशेष समूह हो जो तस्वीरों का इस्तेमाल धोखा देने और जाल बिछाने के लिए करता हो और इंतजार करके परिणाम देखने की उम्मीद रखता हो। ये संभव है। आखिरकार प्रलय के समय शिकार और शिकारी की भूमिका कभी भी बदल सकती है। इस बारे में बात करते हुए मेन फैन को यूएक्सुआन की याद आ गई। जब इस खूबसूरत लड़की ने अपनी कलात्मक तस्वीरें भेजी तो सिस्टम तारीफों से भर गया। हालांकि कॉस्प्ले, मेकअप और पोस्ट रिचिंग के कारण हुई विकृति की वजह से वास्तविक
व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम ने कहा कि इस लड़की का फाउंडेशन बहुत अच्छा है और वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ सुंदरता है। निजी संदेश खोलते ही यू एक्सुआन को पता नहीं था कि वह कहां चली गई थी, लेकिन उसने अपने लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा था। संदेश: लड़की, क्या तुम अभी तक मरी नहीं हो? अपनी पोस्ट बंद करें और फोरम पर अन्य संदेशों को देखना शुरू करें। अचानक मेरी नजर एक पोस्ट पर पड़ी। रक्त धुंध के फैलाव, पुनर्मिलन और उत्परिवर्ती व्यवहार का विश्लेषण। पहली नज़र में ये टाइटल बेहद प्रोफेशनल लगता है और इसकी लोकप्रियता ने वास्तव में फायर पावर के मामले में पिछले टाइटल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। क्लिक करने पर मिंग फैन थोड़ा हैरान रह गया। लेखक ने वास्तव में एक पूरे पृष्ठ का विश्लेषण किया, जिसमें हाल ही में हुए मौसम परिवर्तनों की एक श्रृंखला के साथ साथ उत्परिवर्तियों के छिपने और फिर से प्रकट होने के व्यवहार का भी विश्लेषण किया गया और कई निष्कर्षों पर पहुंचा। पहला, अम्लीय वर्षा के आगमन के बाद रक्त की धुंध बढ़ जाएगी और साथ ही उत्परिवर्ती उन्मादी हो जाएंगे और अपने उत्परिवर्तन को तेज कर देंगे। दूसरा, सामान्य बारिश हवा में फैली खून की धुंध के कुछ हिस्से को धो देगी, दृश्यता बढ़ जाएगी और इस समय उत्परिवर्ती सबसे कम आक्रामक होंगे, जो लोगों के लिए बाहर जाकर आपूर्ति की तलाश करने का सबसे अच्छा अवसर है। लेकिन उन पर हर समय नजर रखनी होगी। खून का धुंध फिर से इकट्ठा होते ही उन्हें उत्परिवर्तियों के अचानक हमलों से बचने के लिए जितनी जल्दी हो सके इमारत में छिप जाना चाहिए। मिंग फैन इसे पढ़कर थोड़ा हैरान रह गया। इस आदमी ने सब कुछ सही कहा। मिंग फैन को अपने पिछले जीवन का अनुभव है, लेकिन यह व्यक्ति रक्त की धुंध में होने वाले परिवर्तन के माध्यम से इतनी सारी चीजें देख सकता है, जो एक प्रकार की दृष्टि है। उपनाम को फिर से देखें। प्रलय का दिन, श्रीमान यांग। इसी दौरान मिंग फैन के मोबाइल फोन पर एक संदेश भेजा गया। भाई मिंग फैन, क्या आपने कल रात अच्छी नींद ली? इसमें एगमैन का जीभ बाहर निकालते हुए एक प्यारा सा एक्सप्रेशन भी है। बाय फेफी। मिंग फैन थोड़ा हैरान था। बात यह नहीं है कि उसने गलती से खुद को संदेश भेज दिया, बल्कि यह है कि यह छोटी लड़की भी इसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करती है। क्या वह हमेशा से विद्रोही और दुनिया से ऊबी हुई नहीं रही है? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। भूमिगत कोल्ड स्टोरेज में रखा भोजन 3 से 5 साल तक चलने के लिए पर्याप्त से अधिक है। फिर आवाज बदल गई। भाई मिंग फैन, मेरे पास प्रलय से बचने के लिए एक आदान प्रदान समूह है, जिसमें कई वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल हैं। क्या आप इसमें शामिल होकर एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहेंगे? प्रलयकालीन चर्चा समूह। मिंग फैन को इन दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है जो केवल कागजों पर ही बातें कर सकते हैं। लेकिन उन्हें अभी अभी उस पोस्ट की याद आई। शायद इसमें वाकई कुछ बेहतरीन लोग हैं। इसके अलावा उत्परिवर्तित चित्रों को एकत्रित करने के लिए कई चैनलों का उपयोग किया जाता है, जो कि अच्छी बात प्रतीत होती है। आश्रय गृह में बाई फीफी ने फोन को कसकर पकड़ रखा था। उस नन्हे से बच्चे का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको इसके लिए पहल करके संघर्ष करना होगा। फेफे, तुम ये कर सकती हो। तुम्हारी काबिलियत के दम पर अगर तुम पहल करोगे तो तुम उस कमीने की मरी हुई प्रेमिका को जरूर हरा दोगे। आछू। उसके बगल में बैठी जियांग शिन्या ने अपनी नाक रगड़ी। ये तो कमाल है। मैं आज सुबह से छींक क्यों रही हूँ? फेफे, क्या मुझे सर्दी लग रही है? प्रलय के दिन जुकाम कोई मामूली बात नहीं है। जल्दी दवा लो। आग्रह करने के तुरंत बाद बाई फीफी की आंखों में एक चमक आई। वह मान गया। आप किस बात पर सहमत हुए? जियांग शिन्या वहां आए और उसने देखा कि मिंग फैन को जियांग शिन्या के समूह में शामिल कर लिया गया है। वह गुस्से से फट पड़ी। मिंग फैन, आप बाई फीफी के ग्रुप को कैसे जोड़ सकते हैं? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुम दोनों एक ही छत के नीचे कैसे रह सकते हो? कमीना। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मिंग फैन को शायद ये पता नहीं था कि बाई फीफी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। प्रेरणा की एक झलक। अगर मैं बाई फीफी को मुझे जोड़ने दूं, तो क्या मैं मिंग फैन और बाई फीफी की हर गतिविधि पर नजर नहीं रख पाऊंगा? आखिरकार मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं मिंग फैन से परिचित हूं, बस गोली चलने की आवाज बहुत तेज थी। अगर मिंग फैन बाई फीफी से दूरी बनाए रखता है, तो इसका मतलब है कि उसका चरित्र अच्छा है और वह निगरानी के लिए रुक सकता है। अगर उसे बाई फीफी के साथ संबंध बनाने का मौका मिला, तो मैं उसे घर से निकाल सकती हूँ और मैं और मेरी सबसे अच्छी दोस्त अकेले रह सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलने का यह तरीका बहुत ही रोचक है। जियांग शिन्या खेलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि वह बाकी सब कुछ भूल गई। उसने बाई फीफी को परेशान करते हुए कहा, फीफी, मुझे भी अपने समूह में जोड़ लो, जल्दी करो। चैप्टर 87। अरे, लेकिन मेरे पास यहाँ प्रलय के बारे में जानकारी देने वाले वरिष्ठ विशेषज्ञों का एक समूह है। अरे, हम तो अच्छी सहेलियां हैं। मैं तो बस इसमें शामिल होकर थोड़ा मजा करना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ ताकि मिंग फैन तुम्हें तंग न करे। यह ताइवान नोवेल नेटवर्क tuon.com। तुम इतनी धीमी क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुरा लूंगी? क्या मैं उस तरह की इंसान हूँ? ठीक है, लेकिन जब तुम समूह में शामिल हो जाओगे तो बात नहीं कर पाओगे। अगर लोगों को पता चल गया कि मैं महत्वहीन लोगों को समूह में लाता हूँ, तो मुझे सभी लोग बहिष्कृत कर देंगे। ठीक है, मैं जुड़ते ही समूह का नाम बदल दूंगा, चिंता मत करो।
बाई फीफी ऐसा नहीं चाहती थी, वह मेन फैन के साथ कुछ निजी पल बिताना चाहती थी। लेकिन वह जियांग शिन्या के आग्रह का विरोध नहीं कर सकी। वह समूह में केवल जियांग शिन्या को ही शामिल कर सकी। जियांग शिन्या ने खुशी खुशी अपना फोन खोला और ग्रुप नेम कार्ड में बदलाव करने लगी, तभी संयोग से मेन फैन वहां आ गई। नए सदस्यों का स्वागत है। हमारे समूह में नए सदस्यों के शामिल हुए काफी समय हो गया है। छी, क्या ये कमीने हमारे समूह में शामिल होने लायक हैं? सीधे नरक में क्यों नहीं चले जाते? समूह का माहौल बेहद सहज था, जैसा कि मेन फैन को उम्मीद थी। वरिष्ठ स्तर के प्रलयकारी खिलाड़ी बनने वाले लोग निश्चित रूप से साधारण लोग नहीं होते। आखिरकार आम लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वे सामान और उपकरण जमा कर सकें या यहाँ तक कि अपने लिए आश्रय भी बना सकें। हालांकि मेन फैन को यह उम्मीद नहीं थी कि इस समूह में ज्यादातर लोग अमीर लड़कियां होंगी। ये मेन फैन है, फिलनास क्लब में मिले मेरे दोस्त, एक वरिष्ठ प्रलय विशेषज्ञ। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। बाई फीफी ने संक्षेप में परिचय दिया। वाह, फेफेई द्वारा वरिष्ठ प्रलयकारी बॉस के रूप में दर्जा दिया जाना, यह विश्वास अविश्वसनीय है। समूह में हंगामा मच गया। बाई फीफी हमेशा से ही घमंडी रही है, लेकिन क्या वह सच में इस व्यक्ति के बारे में इतना अच्छा सोचती है? मेन फैन महज विनम्रता दिखा रही थी। नहीं, मैं पहली बार आपके यहाँ आई हूँ और मैं आपसे और भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। सुंदर लड़के, नियमों के अनुसार नए सुंदर लड़कों को तस्वीरें पोस्ट करनी होंगी। एक अमीर लड़की ने अपनी बात रखी। जब रोम में हो तो रोमवासियों की तरह व्यवहार करें। मेन फैन ने अपने आखिरी वर्कआउट से एक सेल्फी भेजी, जिससे तुरंत ही खूब उत्साह देखने को मिला। आह, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो नए लड़के, क्या गजब का शरीर है। अगर तुम्हारा सामना ज़ॉम्बी से हुआ तो तुम्हें अकेले ही 10 ज़ॉम्बी से लड़ना पड़ेगा। मुझे तो सच में नाक से खून आने लगेगा। क्या तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए छोटे भाई? चलो कोशिश करते हैं, मैं अभी तुम्हारे साथ वीडियो कॉल शुरू कर सकती हूँ। शियाओ यान, तुम फिर से पागल हो गई हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने पहले ही तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। तुम इतने चालाक क्यों हो? समूह की लड़कियां हंस पड़ीं। अचानक यांग फोंग नाम सामने आया। पहली मुलाकात में ये तो बस शिष्टाचार है। फोटोशॉप के बाद आप बहुत बदसूरत लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कि असली फोटो कितनी बदसूरत है। चुप्पी का एक पल था। दरअसल आजकल दुनिया में शायद ही ऐसे बहुत कम पुरुष होंगे जो सुंदर हों, जिनका शरीर सुगठित हो और जो प्रलय के दिन के वरिष्ठ अधिकारी हों। क्या वे उनसे मिलेंगे? जो अमीर लड़कियां अभी अभी उत्साहित थीं, वे एक एक करके शांत हो गईं और उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। भले ही आप बदसूरत हों, कम से कम एक असली तस्वीर तो खींचिए। इस फोटोशॉप की हुई तस्वीर को लोगों को धोखा देने के लिए कैसे पोस्ट किया जा सकता है? मेन फैन के प्रति उनकी धारणा तुरंत ही ठंडी हो गई। यांग फोंग, तुम बड़े बेवकूफ हो। बाई फीफी गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर मेन फैन को बाई फीफी से एक निजी संदेश मिला। मेन फैन, उस पर ध्यान मत दो, वह एक मनोरोगी है। ये व्यक्ति कौन है? उसके पास क्षमता है और उसने अपना आश्रय खुद बनाया है, लेकिन उसका व्यक्तित्व विशेष रूप से परेशान करने वाला है। मेन फैन को कुछ सूझा और वह हल्की सी मुस्कुराई। मुझे लगता है, क्या वह तुम्हारा पीछा कर रहा है? और जब वह समूह में शामिल हुआ तो ये तुम तो नहीं होनी चाहिए थी जिसने पहल की थी, है ना? टाइप कर रही बाई फीफी आश्चर्यचकित होकर बोली। वाह भाई मेन फैन, आप तो इतने अच्छे हैं कि आपने यह अनुमान लगा लिया। वह अपनी बहन के रिश्ते के जरिए अंदर आया है, नहीं तो मैं उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल देती। लेकिन मैंने सहमति नहीं दी, मैं अभी भी अविवाहित हूँ। बाई फीफी की जल्दबाजी में दी गई व्याख्या को देखकर मेन फैन को हंसी आ रही थी। तो बात कुछ ऐसी है। यांग फोंग ने दूसरों को परेशान करके किसी तरह अंदर प्रवेश कर लिया, लेकिन बाई फीफी ने उसे एक विशिष्ट अतिथि के रूप में समूह में आमंत्रित किया और प्रशंसा भरी नजरों से उसे प्रलय के सरगना के रूप में पेश किया। अगर वह उससे नफरत नहीं करता तो यह अजीब बात होगी। मेन फैन को इस तरह की बातों की परवाह नहीं थी। वह जवाब देने में बहुत आलसी था। उसने अपना फोन ब्रैकेट पर टांग दिया और जिम में आज का व्यायाम शुरू कर दिया। इसी दौरान किसी ने सुझाव दिया, यांग फोंग, आइए आपकी पोस्ट पर चर्चा जारी रखें। मेन फैन ने पिछले ग्रुप मैसेज देखे और पाया कि ग्रुप वास्तव में ब्लड मिस्ट और म्यूटेंट्स के बारे में पिछली विश्लेषण पोस्ट पर चर्चा कर रहा था। पोस्ट प्रलय का दिन यांग गोंगजी असल में यांग फोंग निकला। ऐसा लगता है कि वह वाकई काबिल है। यांग फोंग ने अपने निष्कर्षों को समझाना जारी रखा और समूह में मौजूद कई खूबसूरत लड़कियों ने तालियां बजाईं और तरह तरह के भाव व्यक्त किए। यांग फोंग के विश्लेषण के बाद अगली बार बारिश होने पर वे अधिक सुरक्षित रूप से बाहर जा सकेंगे। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। यांग फोंग, तुम तो कमाल हो। तुम्हें कैसे पता चला? मेरे आदर्श, यांग यंग नाम की एक अन्य महिला ने कहा, कुछ लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं। वे बस किसी को भी बीच में लाकर कह देते हैं कि वह बड़ा आदमी है। मेरी राय में मेरे भाई इस समूह में सबसे बड़ा आदमी है। वे शब्द उकसावे से भरे हुए थे। यांग यंग यांग फोंग की बहन है। उसी ने यांग फोंग को इस प्रलयकारी संचार समूह में शामिल किया था। कहते हैं कि एक पहाड़ पर 2 बाघों के लिए जगह नहीं होती। वह और बाई फीफी दोनों ही बेहद खूबसूरत हैं, इसी वजह से वे शुरू से ही एक दूसरे को नापसंद करती थी। बाई फीफी पर पैर रखने का मौका पाकर वह बहुत खुश थी। उसने ग्रुप में ये भी पोस्ट किया,
भाई, तुमने आज अपनी बहन को गौरवान्वित किया। अपनी बहन के साथ होने से यांग फॉन्ग का गर्व बढ़ता ही गया। तुम्हारा नाम मिंग फैन है ना? हालांकि तुम अभी नहीं हो, लेकिन सिर्फ मेरे व्याख्यान सुनकर काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ कि तुम मेरी खोजों में क्या जोड़ना चाहती हो। उन्होंने एटमेंग फैन को भी टैग किया है। उसका रवैया अहंकारी था, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानाध्यापक किसी कमजोर छात्र से प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता है। कोई नहीं बोला, सब लोग मिंग फैन के बोलने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मिंग फैन ने हेडफोन लगा रखे थे और वह ट्रेडमिल पर व्यायाम कर रहा था, इसलिए उसने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा। समूह ने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन मिंग फैन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। क्यों? तुम कुछ भी ज्ञानवर्धक नहीं कह सकते, इसलिए तुमने मूर्ख बनने का फैसला किया। मुझे लगा था कि नए आने वालों के पास कुछ बेहतरीन सूखे सामान होंगे, लेकिन ऐसा ही निकला। बाई फेफेई, तुम्हारा तथाकथित बड़ा भाई इस स्तर पर है। मुझसे तो उतना अच्छा नहीं है। यांग फॉन्ग में प्रतिभा है और वह दिखने में भी आकर्षक है। समूह में उसके कई प्रशंसक हैं। अब सभी प्रशंसक यांग फॉन्ग का समर्थन करने के लिए सामने आए हैं। उनके लिए समूह में जिसका भी कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, उसे केवल वास्तविक कौशल दिखाकर ही प्रभावित किया जा सकता है। आपको इस बड़े भाई की उपाधि के अनुरूप प्रदर्शन करना होगा। अब मिंग फैन का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से सराहनीय नहीं है। अरे, ये लोग ऐसे क्यों हैं? वाह, मुझे क्या करना चाहिए? मैं मिंग फैन के लिए बदकिस्मती ला रहा हूँ। बाई फीफी बहुत चिंतित थी। जब उसने मिंग फैन का परिचय कराया तो उसे बड़ा बॉस नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसकी नज़र में मिंग फैन स्पष्ट रूप से एक बड़ा बॉस है। उन्हें वाकई बहुत कुछ पता है। जियांग शिन्या भी बहुत गुस्से में थी। मिंग फैन ने आप लोगों को तस्वीरें भेजने की कृपा की, लेकिन उन्होंने कहा कि तस्वीरें फोटोशॉप की गई थीं और उनका मजाक उड़ाया गया था। क्या आपको पता नहीं कि मेरा आदमी सुंदर है या नहीं? वह न केवल सुंदर है, ये बड़ा भी है। यह एक बेहतरीन फरारी है जिसे आप अपने जीवन काल में कभी खरीद नहीं पाएंगे। जब वह गुस्से में आकर मिंग फैन को संदेश भेजने ही वाली थी, तभी उसे अचानक अपनी छिपी हुई पहचान याद आ गई। उसने गुस्से में बाई फीफी को पकड़ लिया और कहा, अभी मिंग फैन को बुलाओ और उससे कुछ हुनर दिखाने को कहो। मिंग फैन को जब फोन आया तो वह असमंजस में पड़ गया। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी भीड़ ने मेरा मजाक उड़ाया। ये छोटी परियां सब की वजह से है। मैंने बाई फीफी की इज्जत बचाने के लिए ही उस समूह में शामिल हुआ था और मेरा मजाक उड़ाया गया। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने दिखावा करना ही छोड़ दिया। फोरम पर जाओ, सूची में पहला पोस्ट मेरा ही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कागज का बना हुआ हूँ? मैं दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए, चैप्टर 88। संदेश भेजे जाते ही व्यंग्य से भरी सभी आवाजें अचानक बंद हो गईं। भाई मिंग फैन, क्या ये पोस्ट वाकई आपकी है? इससे पहले कि कोई और चौंक पाता, बाई फीफी सबसे पहले अचंभित हो गई। मिंग फैन ने स्पष्टीकरण देने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने लापरवाही से बैकग्राउंड में चल रही पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया और उसे ग्रुप में भेज दिया। एक पल के लिए समूह में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद समूह के सभी सदस्यों ने एक साथ दो शब्द कहे, मैं काऊ हूं। आजकल वे सभी लोग हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहले फोरम को स्कैन करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई नई खबर है या नहीं। इन दिनों रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय पोस्ट उनके लिए देखना अनिवार्य है। इसमें दर्जनों राक्षसों के बारे में विस्तृत जानकारी और रणनीतियां दी गई हैं। इन्होंने न केवल अनगिनत प्रलय से बचे लोगों की जान बचाई है, बल्कि कुछ हत्या के तरीके तो उनके लिए भी चौंकाने वाले हैं। समूह के कई लोगों ने तो अपने सामने आए उत्परिवर्ती जीवों की तस्वीरें भी पोस्ट की और मिंग फैन द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करके उन्हें सफलतापूर्वक जागृत होने से पहले ही मार डाला। समूह में अब हर कोई जून लिन तियानजिया को प्रलय के समय एक देवता के समान अस्तित्व के रूप में देखता है। अप्रत्याशित रूप से बॉस ठीक उसके सामने खड़ा है। अभी अभी मैंने बॉस का मजाक उड़ाया। घास घास घास। मामला गंभीर होता जा रहा है। जियांग शिन्या इतनी उत्साहित थी कि उसने अपना मुंह ढक लिया। बेशक उसने और बाई फीफी ने भी वह पोस्ट पढ़ी थी। उस समय मैं सोच रहा था कि किसके पास इतनी अद्भुत क्षमता है। परिणाम, क्या मेरा आदमी इतना सुंदर है? वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही शानदार है। यह मेरा छोटा सा आदमी नहीं है, यह मेरा पुरुष देवता है। जैसे ही उसने बाई फीफी की ओर मुड़कर देखा, उसका दिल अचानक धड़कना भूल गया। माँ, ये बहुत भयानक है। बाई फीफी, तुम क्या करना चाहती हो? इस समय बाई फीफी ने अपनी गुलाबी मुठ्ठियां भींच लीं और चौड़ी आंखों से स्क्रीन पर मिंग फैन की तस्वीर को घूरने लगी। उसका पूरा शरीर मोह की अवस्था में आ गया। शुरू में तो मैंने सिर्फ मिंग फैन के साथ अधिक बातचीत करने और धीरे धीरे एक रिश्ता विकसित करने के बारे में सोचा था। पता चला कि मिंग फैन वाकई में बहुत बड़ा बॉस है। सुंदर, तंदुरुस्त और प्रलय का सरगना। अरे, हर कोई अपनी कमजोरी खुद ही होता है। कितना आकर्षक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसी शहर में हो जहां आप खुद हैं। ये वो बॉयफ्रेंड है जो भगवान ने मुझे पहली बार दिया है। बाई फीफी ने जलती हुई लपटों भरी आंखों से जियांग शिन्या को देखा। शिन्या, मैंने फैसला कर लिया है। मैंने इसी आदमी को चुना है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। इससे पहले कि जियांग शिन्या उसे रोक पाती, बाई फीफी ने ग्रुप में दिल वाली इमोजी भेज दी। आह, भाई मिंग फैन, आप कितने हैंडसम हैं।
जी हाँ, असल में बड़ा बॉस हमारे बगल में ही है। वाह 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 वाह, मैं सचमुच बॉस को जीवित देख सकता हूँ और बॉस के ही शहर में रह सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। बड़े भाई, कृपया हमारी मदद करें और हमें सिखाएं कि भविष्य में म्यूटेंट को कैसे मारना है, कृपया। मेन फैन के प्रति जनता की राय तुरंत बदल गई। मोबाइल फोन लगातार बज रहे थे और दोस्त जोड़ने के लिए तरह तरह की प्राइवेट चैट चल रही थी। कई युवतियों ने भी अपनी तस्वीरें भेजी, सिर्फ दोस्त बनने की चाह में। ये बिल्कुल अपने आदर्श से मिलने जैसा है। पागल, जिन लड़कियों ने अभी अभी मेन फैन का मजाक उड़ाया था, वे फूट फूट कर रोने लगीं और मेन फैन से माफी मांगने लगीं। वे मुड़कर मेन फैन के पक्ष में खड़ी हो गईं और यांग फोंग पर गुस्से से चिल्लाने लगीं। यांग फोंग, सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम थोड़े चालाक हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो। असली बॉस तो वही है। हाँ, बिल्कुल सही, अभी अभी आप मुझे लगभग गुमराह करने ही वाले थे। मैं अब से ब्रदर मेंग का प्रशंसक बनूंगा। ब्रदर मेंग, मैंने आपको मित्र के रूप में जोड़ लिया है। कृपया इसे आगे पहुंचा दें। वे आपको लाभ भी भेजेंगे जियाओ दीदी। जियांगचेंग में कहीं स्थित यह स्थान मूल रूप से एक हवाई हमले से बचाव का आश्रय स्थल था। धातु की मोटी परत से बना ये दरवाजा जमीन पर मौजूद हर चीज को रोक देता है, जिससे उत्परिवर्तियों और रक्त की धुंध के लिए भी अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है। ये वह आश्रय स्थल है जिसे यांग फोंग और यांग यंग ने बहुत सारा पैसा खर्च करके रूपांतरित किया है। यांग फोंग जब वापस आया और उसने अपना फोन उठाया तो वह दंग रह गया। बस खुद ही एक गिलास पानी पी लो, आसमान गिर रहा है। दरअसल मेन फैन ही उस पोस्ट के मूल लेखक हैं। हालांकि उनकी पोस्ट लोकप्रियता सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन ये किसी भी तरह से मेन फैन की प्रलय के दिन के असामान्य प्राणियों की पहचान से तुलनीय नहीं है। आखिरकार वह बहुत ही कम अंतर से पहले स्थान पर है और उसकी पोस्ट की लोकप्रियता मेन फैन की लोकप्रियता का एक अंश भी नहीं है। खुद वो भी इस पोस्ट का दीवाना है। क्या आपने कभी सोचा था कि पोस्ट करने वाला असल में उसका प्रेम प्रतिद्वंद्वी होगा? धिक्कार है, इस तरह नहीं खेलते। घास बहन, क्या तुम्हें लगता है कि यह आदमी झूठा है? ये तस्वीर पी की है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने ऊपर देखा और पाया कि उसकी बहन भी मोहित नजर आ रही थी। बार बार उसके मुंह में, बॉस कृपया दोस्त बन जाए, मैं आपको फोटो भेज दूंगा, कृपया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहन, तुम अपने चेहरे पर ये कामुक भाव क्यों बनाए हुए हो? मेन फैन को नहीं पता था कि यांग यंग कामुक थी या नहीं, लेकिन वह भौहें चढ़ाकर उस ड्रोन को देख रही थी जिसे अभी अभी छोड़ा गया था। उन्हें अभी अभी सूचना मिली थी कि भूमिगत पार्किंग स्थल के पास स्थापित निगरानी प्रणाली को किसी चीज से नुकसान पहुंचा है। वे ये पता लगाने के लिए जाना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या है। ड्रोन क्षतिग्रस्त निगरानी कैमरे के पास उतरा और उसने दीवार पर बड़ी संख्या में स्पष्ट खरोंचें और चारों ओर गंदगी देखी। ड्रोन को नियंत्रित करते हुए वह मुड़ा और खून के धुंध में और गहराई तक चला गया। उसने पाया कि दर्जनों मीटर ऊंचे कई उत्परिवर्तित पेड़ चकनाचूर हो चुके थे और वहां बड़ी संख्या में मानव मकड़ियों के शव भी थे जिन्हें खा लिया गया था। प्रत्येक को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, उनके कोमल आंतरिक अंग बहा दिए गए थे और पूरा दृश्य रक्त से लथपथ था। मेन फैन के मन में घंटी के आकार की हरी आंखों की जोड़ी उभर आई। क्या ये वही हो सकता है? अगर यह चीज अभी भी मौजूद है तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। एहतियात के तौर पर मेन फैन ने सभी मॉनिटरों को खोलकर एक एक करके उनकी जांच की। सौभाग्यवश इमारत में सब कुछ सामान्य है। हालांकि निगरानी कैमरों से पता चला कि 7वीं और 8वीं मंजिल के गलियारों में कई लोग फंसे हुए थे और सभी मदद के लिए दरवाजे खटखटा रहे थे। कम्युनिटी ओनर ग्रुप खोलने पर एक बड़ा क्षेत्र मदद की गुहार से भरा हुआ था। हे भगवान, क्या कोई आकर हमें अंदर ले जा सकता है? हम 7वीं मंजिल के गलियारे में हैं। हमारे साथ एक बच्चा है, कृपया किसी दयालु व्यक्ति से पूछें। जैसे ही खून की धुंध उठी, 4थी और 5वीं मंजिल पर रहने वाले लोग अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले गए। उसी समय 6ठी, 7वीं और 10वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों ने भी इस स्थिति को देखकर गंभीर खतरे का सामना किया। वे केवल ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले पड़ोसियों से निजी तौर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वे पहले ही सुरक्षित स्थान पर जा सकें। इसी दौरान मुझे पता चला कि मेन फैन ने 11वीं मंजिल की ओर जाने वाले गलियारे को, जिसमें आग से बचने का रास्ता भी शामिल था, एक दरवाजे से बंद कर दिया था। मेन फैन ने लू जियाकी को उसे बंद करने का आदेश दिया था, जिससे किसी के लिए भी ऊपर जाना असंभव हो गया था। निगरानी वीडियो के माध्यम से मेन फैन ने देखा कि नीचे की 10वीं मंजिल के गलियारे में 20 से अधिक लोग फंसे हुए थे और उन्हें नुकसान हो रहा था। हालांकि मेन फैन को कई लोगों से आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन टोपी पहने एक महिला ने मेन फैन का ध्यान आकर्षित किया। मेन फैन ने सहज ज्ञान से मेन फैन को बताया, क्या यही व्यक्ति प्रबुद्ध है? हम मरने जा रहे हैं। 10वीं मंजिल के गलियारे में चीख पुकार मची हुई थी। सभी लोग छोटे छोटे समूहों में जमीन पर बैठे थे, उनकी आंखें धुंधली थीं। कुछ लोग अपने घरों में नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि खून की धुंध पूरे घर को भर देगी और उसे अपनी चपेट में ले लेगी। एंथनी गुस्से से खड़ा हो गया, हम यहाँ मरने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें मेन फैन से दरवाजा खोलने और हमें अंदर आने देने के लिए कहना चाहिए।
वह मूल रूप से 7वीं मंजिल पर रहता था, लेकिन अब जब खून की धुंध उठ रही है तो वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह दरवाजा न खोले तो क्या होगा? आपने ये भी देखा है कि वह बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। कुछ लोग चिंतित हैं। इन दिनों उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वे सभी जानते थे कि मिंग फैन नीचे गया था और अगर वह जीवित वापस आया होता तो शायद वह जाग गया होता। उन जैसे आम लोग कैसे लड़ सकते थे? हाँ, मिंग फैन बहुत शक्तिशाली है। ऐसा लगता है कि उसने ऊपर आने वाली सभी मकड़ियों को मार डाला है। पिछले कुछ दिनों से श्रीमती ली के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, जो ऊपर के कमरे में चली गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि एंथनी का दिल भी जोर से धड़क रहा था? उसे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन अचानक उसे इतना गुस्सा आया कि वह दौड़कर मिश्र धातु का दरवाजा तोड़ देना चाहता था। अब जब मैं शांत हो गया हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई भूत देखा हो। फिर एक महिला खड़ी हो गई। उसने एक ढीली और पुरानी स्वेटशर्ट पहनी हुई थी जो उसकी काया को उभार रही थी, और उसकी नुकीली टोपी बहुत नीचे तक पहनी हुई थी जिससे उसका अधिकांश चेहरा ढका हुआ था। बस इतना ही कर सकते हो। यह मत भूलो कि नीचे खून की धुंध है जो किसी भी क्षण हमें अपनी चपेट में ले सकती है। अगर हम ऊपर नहीं जाते तो यहाँ मरने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर इस बार खून की फुहार 5वीं मंजिल पर रुक भी जाए तो अगली बार यह 7वीं या 10वीं मंजिल पर भी हो सकती है। हम यहाँ बिना भोजन और पानी के कब तक रह सकते हैं? बचने का एकमात्र तरीका है तेजी से आगे बढ़ना। एक महिला की आवाज अविश्वसनीय रूप से प्रेरणादायक होती है। सब लोग मुझे देखो। वास्तव में यदि आप ऊपर नहीं जाएंगे तो देर सवेर आपकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। चलो ऊपर जाकर मिंग फैन से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। अगर वह दरवाजा नहीं खोलता है तो हम उसे तोड़ देंगे। बिल्कुल सही, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह हम में से इतने लोगों को हरा नहीं सकता। इसके अलावा यह एक ऐसा समाज है जहां कानून का शासन चलता है। मुझे नहीं लगता कि वह हम सबको मारने की हिम्मत करेगा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने कल एक कटोरी दलिया पिया था। जो भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वह महिला दोबारा एंथनी के पास गई और अपना सिर ऊपर उठाया। एंथनी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके चेहरे पर जुनून का भाव दिखाई दिया। उस महिला ने एंथनी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अच्छे बच्चे बनो, ऊपर जाओ और मेरे लिए दरवाजा खोल दो। ठीक है गुरुजी। एंथनी इतना उत्साहित था कि वह कांपने लगा और उसने अपनी बाहें ऊपर उठाते हुए कहा, सब लोग मेरे पीछे आओ। लोगों का एक समूह 11वीं मंजिल की ओर दौड़ा, लेकिन वह महिला उनके पीछे नहीं गई। टोपी के किनारे के नीचे चमकीला लाल मुंह थोड़ा सा गर्व का भाव जगाता है, जिससे एक पल के लिए बाघ के छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाई देते हैं। चैप्टर 89। दरवाजा खोलो वरना हम तुम्हारा दरवाजा तोड़ देंगे। गलियारा एक सार्वजनिक क्षेत्र है। आपको इसे निजी स्थान में बदलने का कोई अधिकार नहीं है। हम में से प्रत्येक को ऊपर जाकर शरण लेने का अधिकार है। एंथनी आगे की ओर बढ़ा, अपने मजबूत शरीर से अग्निशामक यंत्र को घुमाते हुए उसे दरवाजे पर जोर से पटका, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। मिंग फैन गलियारे की ओर चली गई। भाई मिंग, लू जिया की जमीन से उठ खड़ी हुई। मिंग फैन ने कल उसे ढेर सारा खाना दिया और साथ ही गलियारे में फर्श बिछाने के लिए एक रजाई भी दी। मैं आराम से सो रहा था, लेकिन लोगों का ये समूह हंगामा करने के लिए आ गया। गुस्से में आकर उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली। क्या इन लोगों ने भाई मिंग और शियाओटिंग को सोते समय परेशान किया? मैं इन्हें अभी भगा दूंगा। मिंग फैन मुस्कुराए और लू जियाकी के कंधे पर थपथपाया। आपका प्रदर्शन पहले की तरह ही स्थिर है। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। पासवर्ड डालने के बाद मिश्र धातु का दरवाजा धीरे धीरे थोड़ा सा खुल गया। दरवाजा खुला है। एंथनी जोर से हंसा और उसके मुंह के कोने से कुछ थूक निकल गया। जैसे ही वह हमला करने वाला था, अचानक दरवाजे के अंदर से किसी ने पैर से उसकी छाती पर लात मार दी। एंथनी, जिसका वजन 200 पाउंड से अधिक था, हवा में उछला और सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया, जिससे उसके पीछे मौजूद भारी भीड़ गिर गई। भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। एंथनी की ओर देखो। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, वह खून और झाग की उल्टी कर रहा था और उसकी छाती तेजी से नीचे धंस रही थी। यह अंदर से स्पष्ट रूप से टूटा हुआ है। मर गया, मर गया। सब लोग डरे हुए थे। एक शब्द भी नहीं। देखते ही मार डालो। इस समय मिंग फैन धीरे धीरे दरवाजे से गलियारे में चली गई और बोली, माफ कीजिए, मैं उठते समय काफी गुस्से में थी। आप इसे बड़ा कहते हैं। सभी लोग एक एक करके जाग उठे, डरी हुई बटेरों की तरह एक साथ हडल होकर बैठ गए। मिंग फैन इन लोगों के रवैये से बहुत संतुष्ट थी। जैसे ही वह बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने ही वाला था, लू जियाकी तुरंत मिंग फैन के पीछे लेट गया और मानव आकार के चमड़े के सोफे पर सिमट कर बैठ गया। भाई मिंग, मेरे ऊपर बैठना ज्यादा आरामदायक है। ठीक है, ठीक है, मुझे अब पहले से ज्यादा समझ आ रही है। शांत होकर बैठ जाए। अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। किसी ने मुझसे बात नहीं की। बोलने की हिम्मत कौन करता है? जिसने नेतृत्व किया वह उसके पीछे पीछे सजीव रूप से मृत हो उठा। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं बोलूंगा। मैं जानता हूं कि आपकी मांगें भोजन, पानी और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह के अलावा और कुछ नहीं है। मैं निर्दयी व्यक्ति नहीं हूं और मैं आपको मृत्युदंड नहीं दूंगा। मैं आपको समय बता दूंगा। पहली बात तो यह है कि 11वीं मंजिल मेरा निजी निवास है।
यह एक अनिवार्य शर्त है। भविष्य में किसी को भी इस मंजिल से आगे जाने की अनुमति नहीं है। दूसरा, मैं तुम्हें हथियार बांटूंगा। हर दिन तुम सबको मेरा मोबाइल फोन नीचे लाना होगा ताकि तुम रास्ते की खोज करने और उत्परिवर्तित जीवों और पौधों को साफ करने में मेरी मदद कर सको। हर दिन सफाई करने के बाद मैं तुम्हें कुछ खाना और पानी दूंगा। यह मत सोचो कि इससे तुम्हें जोखिम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तुम सब जानते हो कि उत्परिवर्तित पौधे कितनी तेजी से फैलते हैं। इस इमारत की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है। आवासीय भवन का दरवाजा बंद है, लेकिन पार्किंग स्थल का प्रवेश द्वार अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। उत्परिवर्तित जीव और उत्परिवर्तित पौधे हमेशा अंदर आते रहेंगे, विशेष रूप से उत्परिवर्तित पौधे। दूसरे उत्परिवर्तन के बाद उनके फैलने की गति अचानक बढ़ जाएगी। यदि उन्हें नष्ट नहीं किया गया तो 2 दिनों से भी कम समय में पूरी इमारत पौधों से घिर जाएगी। मेन फैन इतना आलसी था कि वह इस तरह का समय लेने वाला और श्रमसाध्य काम खुद नहीं करना चाहता था। दूसरी बात, वो हरी आंखों वाला लड़का जिसकी मेन फैन को बहुत परवाह है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं अपने पुराने हथकंडों का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाल सकता हूं। किसी की मौत हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेन फैन मोबाइल फोन वीडियो के जरिए सामान ले जाने की जानकारी देख सकता है। आखिरी बात यह है कि अगर आधी रात को मेन फैन के सोते समय कोई अजीब उत्परिवर्ती प्राणी सामने आ जाता है तो 10वीं मंजिल के गलियारे में रहने वाले इन लोगों को अपने लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिल सकता है। एक तीर से कई निशाने साधें। हमें इस बारे में सोचना होगा। सभी लोग चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। इस समय बाहर का माहौल बहुत खतरनाक है। मेरा सुझाव है कि आप इंतजार करें, लेकिन अगर हम बाहर नहीं निकले तो देर सवेर भूख से मर जाएंगे। क्या आपने गौर किया है कि ये उत्परिवर्ती पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं? अगर हम अभी नहीं जागे तो भविष्य में हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। हाँ, अब कम से कम जब तक हम मेन फैन के लिए काम करते रहेंगे, वह हमें खाना और हथियार देगा। यहाँ कुछ न करने और मरने का इंतजार करने में क्या फर्क है? धीरे धीरे सभी लोग मेन फैन को काम में मदद करने लगे। भीड़ में श्रीमती जू ने अचानक कहा, तुम मूर्खों, देश 2 दिनों में निश्चित रूप से बचाव अभियान शुरू करेगा। अगर तुम अभी नीचे जाओगे तो मर जाओगे। उसकी बकवास मत सुनो। इसके अलावा हम दोनों की उम्र 50 या 60 के आसपास है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि हम जीवित बच पाएंगे या नहीं। मैं ये घाटे का धंधा नहीं करूंगा। इस कथन को कई बुजुर्ग लोगों ने तुरंत पहचान लिया। जी हाँ, वे सभी अस्वस्थ हैं और उन्हें अंतर्निहित बीमारियां हैं। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त वसा और उच्च रक्त शर्करा के साथ 10 मंजिल चढ़ना मुश्किल था और उन्हें ऊपर नीचे जाने के लिए कहा गया था और उन्हें राक्षसों से निपटने के लिए नीचे जाना पड़ा था। क्या तुम उनकी जान नहीं लेना चाहते? आजकल हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और युवाओं की देखभाल करते हैं। आप युवा लोग मजबूत और स्वस्थ हैं। क्यों ना आप 2 और क्षेत्रों में गश्त करें और हमारे साथ मिलकर काम करने में हमारी मदद करें? बिल्कुल सही, इस तरह का काम युवाओं को ही करना चाहिए। हम बूढ़े लोग इसे नहीं कर सकते। हम आपकी दयालुता को याद रखेंगे। जब देश में हालात सामान्य हो जाएंगे तो मैं अपने बेटे से कहूंगा कि वह आपके द्वारा किए गए छोटे मोटे कामों के लिए आपको भुगतान करे। और मेरा पोता भी इसमें भाग नहीं ले सकता। वह हमारे पुराने डैंग परिवार का इकलौता बच्चा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने इतनी धार्मिकता से बात की कि महिलाओं के मन में विचार आने लगे। बुजुर्गों को ही तरजीह क्यों मिलती है? एक महिला होने के नाते मुझे तरजीह क्यों नहीं मिल सकती? तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही, जोखिम लेना पुरुषों की जिम्मेदारी है। आप पुरुष नीचे जाए और हम महिलाएं ऊपर रहकर आपकी देखभाल करेंगी और कपड़े धोएंगी। मुझे लगता है ये व्यवस्था अच्छी है। वे लोग अवाक रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय भी कोई इन मामलों में उलझा रहेगा। मैं खुद जीवित नहीं रह सकता तो मैं तुम्हें जोखिम उठाने में मदद क्यों करूं? उनकी सोच भी पिछली पीढ़ी के लोगों जैसी ही है। हालांकि यह खतरनाक है, लेकिन कम से कम जीवित रहने का एक तरीका तो है। अगर मैं जाग जाऊं तो क्या होगा? इसके अलावा उन सभी ने लू जियाकी को भी नोटिस किया। पहले तो वह मेन फैन से झगड़ा करने गया था, लेकिन अब वह सफलतापूर्वक मेन फैन का पीछा कर रहा है। कुछ दिनों तक खाने के बाद भी वह अभी भी चिकना और ऊर्जावान है और उसके मुंह पर तेल के धब्बे हैं। जाहिर है, उसे अच्छा भोजन मिल रहा है। यही उनका आदर्श है। जहां तक बुजुर्गों और महिलाओं का सवाल है, हद से ज्यादा प्यार करो, तुम्हारी परवाह कौन करता है? हम सहमत हैं, लेकिन हम सब भूखे हैं। हम पहले खाना खाना चाहते हैं और फिर नीचे जाना चाहते हैं। क्या ये ठीक है? एक युवक सावधानीपूर्वक आगे बढ़कर चर्चा करने लगा। बेशक, मैं इमारत को साफ करना चाहता हूं, न कि तुम्हें सचमुच मरने देना। खाने और मिनरल वाटर के 2 डिब्बे उसके हाथों के बीच से जमीन पर गिर गए। भीड़ तुरंत खाना हथियाने के लिए दौड़ पड़ी। जब बूढ़ी महिला जू ने उस युवक को धक्का देकर दूर किया तो लगभग उसकी पैंट ही उतर गई। मैं पहले जाता हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। हालांकि मिंग फैन ने अभी अभी किसी की हत्या की थी, लेकिन उसकी नजर में वह एक बूढ़ी औरत थी जो दूसरों से अलग थी। जन्म से ही मृत्यु से मुक्ति का स्वर्ण पदक प्राप्त है। इन्हें छूने की हिम्मत कौन करेगा? अगर तुमने इन्हें छूने की हिम्मत की तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया।
एक झटके के साथ मेंग फैन ने एक हाथ से अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमा दिया और मरने से पहले भी वह परमानंद से आंखें फाड़कर देख रही थी। मेंग फैन ने बूढ़ी महिला जू को कूड़े की तरह नीचे फेंक दिया। अगर आपका काम करने का इरादा नहीं है तो यहाँ आकर मेरा पानी और खाना बर्बाद न करें। किसी को मारने के बाद मुझे वापस जाकर हाथ धोने पड़ते हैं। पानी की कितनी बर्बादी है। चैप्टर 90। ची, सब लोग चौंक गए। उसने फिर हत्या कर दी। दोबारा, हे भगवान, उसने बूढ़े आदमी को भी मार डाला। मेंग फैन की नज़र में क्या एक इंसान की जिंदगी उसकी मिनरल वाटर की बोतल जितनी कीमती नहीं है। लेकिन इस बारे में ध्यान से सोचो, शायद ये सच हो। सबके मन में जो मूल विचार थे वे तुरंत धराशायी हो गए और वे सभी ईमानदारी से कतार में खड़े हो गए। चाहे पुरुष हो, महिला हो, बूढ़ा हो या जवान। मेंग फैन इन लोगों के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे और खड़े होकर लू जियाकी को बुलाया, तुम आकर इसे बांट दो। लू जियाकी ने एक पैर से बॉक्स पर कदम रखा, मैंने सब सुन लिया। जिसे भी नीचे जाना है वह ऊपर आकर 2 रोटियां और एक बोतल मिनरल वाटर ले सकता है। जिन्हें नीचे जाकर काम नहीं करना है वे हट जाएं। ये कहने के बाद वह तुरंत मुड़ा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए मेंग फैन की ओर देखकर बोला, भाई मेंग, मेरा वितरण ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, बस एक दे दो और अगर तुम जिंदा वापस आए तो मैं दूसरा दे दूंगा। मैंने सब सुन लिया, हर व्यक्ति एक एक करके इसे वापस मेरे पास आने दो। तुम साक्षात शैतान हो। एक छोटी सी रोटी कैसे भर सकती है। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन अब कोई और विकल्प नहीं था। मेंग फैन मौजूदा स्थिति से बहुत संतुष्ट था। नीचे के सभी निवासियों की समस्या का समाधान हो चुका था और अब अगला कदम ऊपर के निवासियों की समस्या का समाधान करना था। लेकिन जब तक वे कोई गड़बड़ नहीं करते, मेंग फैन का उन्हें छूने का कोई इरादा नहीं था। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। अभी अभी उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह महिला गायब हो चुकी थी। हथियारों का ढेर फेंकते हुए उसने कहा, ये तुम्हारे हैं, खाना पीना कर लेने के बाद इन्हें काम पर ले जाना। मैं लू जियाकी को तुम पर नजर रखने के लिए कहूंगा। एक एक करके वे हथियार लेने के लिए आगे आए और लू जियाकी के पीछे पीछे नीचे चले गए। सबके चले जाने के बाद मेंग फैन एंथनी के शव के पास गया और नीचे बैठ गया। उसने संवेदन करना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। चेन याओ, इधर आओ। अब चेन याओ को काजू को महसूस करने की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त हो गई है और उसकी बोध क्षमता 10वें स्तर तक पहुंच गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र को खोलने के बाद यह और भी मजबूत हो जाएगी। चेन याओ ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से शरीर को सहलाया और महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मानसिक शक्ति की एक धुंधली सी मात्रा शेष है। यकीन से मेंग फैन के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान झलक उठी। इस महिला की क्षमता संभवतः सम्मोहन की है। निगरानी कैमरे को चालू करने के बाद मैंने पाया कि जिस समय मैंने एंथनी को लात मारकर मौत के घाट उतारा था, उसी समय वह महिला मुड़कर नीचे की ओर चली गई और अंततः 5वीं मंजिल पर खून के धुंध में गायब हो गई। कुछ हद तक अप्रत्याशित। क्या वह सचमुच सीधे चली गई? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मेरी इमारत की निवासी ना हो? ... इस जागृत करने वाले से निपटना बहुत मुश्किल है। इसने बड़े आदमी को एक ही झटके में ढेर कर दिया। ऐसा लगता है कि वह एक मजबूत गुण वाला व्यक्ति है। बहुत बढ़िया। भूमिगत पार्किंग स्थल में महिला खून की धुंध में तेजी से चल रही थी। उसके थोड़े पीले चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना थी। खून से लथपथ हवा का एक झोंका आया और टोपी ऊपर उठ गई, जिससे लड़की की असाधारण सुंदरता प्रकट हुई। वह इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा लगता था मानो वह इस दुनिया की ही ना हो। ये बुरी हवा कहाँ से आए? असाकुरा यू ने झटपट टोपी उठाई और उसे पहन लिया। वह वास्तव में एक जागृत करने वाली है और जागृत क्षमता अत्यंत विशेष है, जो कि रूपांतरण क्षमता है, सुक्कुबस। अन्य रूपांतरण क्षमताओं के विपरीत सुक्कुबस की मूल क्षमताएं 4 हैं: आकर्षण, भेष बदलना, सुक्कुबस रूप और दास्ता। आकर्षण लक्ष्य को मोहित कर सकता है और उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, और यहाँ तक कि कुछ इंद्रियों को भी साझा कर सकता है। ये कई लोगों के दिमाग को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका प्रभाव काफी कमजोर होगा और उनके व्यवहार को केवल सुझाव द्वारा निर्देशित किया जा सकता है और इसे सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भेष बदलने से आपके आसपास के लोग आपके प्रति अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं और यहाँ तक कि सक्रिय रूप से आपके अस्तित्व को भी अनदेखा कर सकते हैं। सुक्कुबस फॉर्म असाकुरा यू को अपना असली सुक्कुबस रूप दिखाने की अनुमति दे सकता है। इस अवस्था में भेष बदलना अप्रभावी है, लेकिन आकर्षण, आत्मा उपचार क्षमता और 3 प्रमुख गुण बहुत बेहतर हो जाएंगे, और जो दानव पंख उगते हैं वे उसे छोटी दूरी तक उड़ने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं। यह उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। इसे बहुत जल्दी भूख लग जाती है और इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अंतिम दास्ता सुक्कुबस की सबसे संभावित क्षमता है। आपके द्वारा मोहित किए गए दासों से प्राप्त शक्ति आपके स्वयं के गुणों को हर तरह से बढ़ाती है। दास जितना शक्तिशाली होगा, सुक्कुबस पर उसका उतना ही अधिक लाभ होगा, और एक से अधिक लोगों को सुक्कुबस में वश में करने पर सुक्कुबस के गुण और भी अधिक बढ़ जाते हैं। जब असाकुरा यू को पहली बार अपनी इस क्षमता का पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। दूसरों के पास केवल एक ही क्षमता होती है, लेकिन उसके पास वास्तव में 4 क्षमताएं हैं। हर प्रभाव अद्भुत है। ये खुद को अंतकाल की रानी बनाने की लय है। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल गया कि ऐसा नहीं था।
अपने वर्तमान स्तर पर वह केवल एक ही लक्ष्य को मोहित कर सकती है और उस लक्ष्य की बोध क्षमता उससे कम होनी चाहिए। लेकिन उनकी राय में तो सिर्फ 4 स्टार ही हैं। सबसे पहले उसने ऊपर वाले कमरे में रहने वाले चाचा को लुभाने की कोशिश की, लेकिन एहसान चुकाने के बाद उन्हें कोई शारीरिक लाभ नहीं हुआ। उन्हें मकड़ी को मारने के लिए नीचे भेजा गया, लेकिन उनकी मौके पर ही क्षत विक्षत कर दी गई। इंद्रियों के इस मिलन ने असाकुरा यू को बिस्तर पर सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया और दर्द से उसकी पैंट लगभग गीली हो गई। इससे असाकुरा यू को यह समझ आया कि साधारण लोगों को मोहित करना व्यर्थ है और किसी जागृत व्यक्ति को पाना असंभव है। इतना ही नहीं, किसी भी जागृत व्यक्ति में उससे कहीं अधिक उच्चतर बोध क्षमता हो सकती है। वह एक उपयुक्त लक्ष्य की तलाश में थी और अंततः संयोगवश उसने बगल की इमारत में रहने वाले मेंग फैन को निशाना बनाया। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। तस्वीर को देखकर लगता है कि मेंग फैन की मांसपेशियां इतनी बड़ी हैं, वह जरूर एक पावर टाइप का खिलाड़ी होगा। ये धारणा बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। इस परीक्षण की प्रक्रिया ने यह भी साबित कर दिया कि असाकुरा यू का अनुमान सही था। सामान्यतः जागृत व्यक्तियों में से कौन किसी व्यक्ति की पूरी छाती की हड्डी पर लात मारकर उसे अवतल बना सकता है? अगर मैं उसे अपने वश में कर लूं, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ताकत भी काफी बढ़ा सकता हूं। और इस बेहद ताकतवर गुंडे के साथ सामान की तलाश में बाहर जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, उतना ही यह बेहतर लगता है। लेकिन मेंग फैन ने बिना कुछ कहे किसी की हत्या कर दी, जिससे वह डर गई। अगली बार मुझे और सावधान रहना होगा, या फिर मैं पहले दूसरों को प्रभावित कर सकती हूँ, उसके आसपास मंडरा सकती हूँ और स्थिति का अवलोकन कर सकती हूँ। अच्छा विचार है। मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि उसके पास कितना सामान है। जैसे जैसे वह इसके बारे में सोचती गई, ये और भी अच्छा होता गया। उसने एक स्निकर्स बार निकाला और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया और उछलते हुए अपनी इमारत के भूमिगत गराज के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ी। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे कोई ज्वार उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा हो। दमन की प्रबल अनुभूति ने उसे पूरी तरह से कांपने पर मजबूर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहा किसी भयानक जंगली बिल्ली की घूरती निगाहों से कांप उठता है। क्या बात है। उसने देरी करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक खंभे के पीछे छिप गई और कांपते हुए अपना सिर बाहर निकाला। संपूर्ण शांति। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी जम गई हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक दमन की दूसरी भीषण लहर आ गई। पार्किंग स्थल के निकास की दिशा में एक विशाल काली छाया ने लगभग पूरे पार्किंग स्थल के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और उसी समय हरे रंग की पुतलियों की एक जोड़ी उभरी, किसी भूतिया आग की तरह अनियमित। असाकुरा यू ने अपना मुंह कसकर ढक लिया। क्या ये चीज अंदर आना चाहती है? ... एक ही समय पर फेंगुआ कम्युनिटी के पश्चिमी क्षेत्र में एक अपार्टमेंट में लियांडोंग खिड़की के बाहर लगातार कम होती बारिश को घूर रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां खून की प्यास और उत्तेजना से फट रही थीं। आखिरकार बारिश रुक गई। उसके पीछे खड़े भाइयों के चेहरे भी खौफनाक थे। भाइयों, हमारे पास भाई हॉर्न का बदला लेने का मौका है। सभी ने रेनकोट, कुल्हाड़ी, लोहे की छड़ें, इलेक्ट्रिक ड्रिल और यहां तक कि इलेक्ट्रिक आरी भी पहन ली। और सब ठीक है ना? लियू लिनलिन, वांग फोंग और लियू देजू भी उत्साह के साथ टीम का अनुसरण कर रहे थे। हालांकि वे अभी भी हत्या करने से थोड़ा डरते थे, फिर भी ली यांडोंग और उसके आदमियों द्वारा रोके जाने के बाद उन्होंने मेंग फैन को 2 बार चाकू मारने का साहस दिखाया। उन्हें अपनी घृणा को शांत करने के लिए लियांडोंग द्वारा मेंग फैन, जिसे कुत्ते का सिक्का कहा जाता था, की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखना था। चल दर, लियांडोंग ने अपना हाथ उठाया और टीम को रवाना होने का आदेश दिया। कुछ उत्परिवर्ती अभी भी मौजूद थे, लेकिन वे बिखरे हुए थे और जागृत लोगों के एक समूह ने आसानी से उनका सफाया कर दिया। फेंगुआ समुदाय के पश्चिमी क्षेत्र में आसानी से प्रवेश किया। लियू लिनलिन ने लियांडोंग को रोकते हुए कहा, यहाँ की हरियाली हमेशा से बहुत अच्छी रही है। शायद यहाँ बहुत सारे उत्परिवर्तित पौधे होंगे। हम पश्चिमी जिले में स्थित भूमिगत गराज में जा सकते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। यह एक महान विचार है।